अच्छा जी, रिसोर्स एलोकेशन जो आपने की हुई हैं, लाजमी बात है शुरू में की होंगी, उनको चेक करते रहें। व्हाट हैज बीन यूज टू डेट, क्या मतलब क्या चीजें खर्च हो गई हैं, क्या रह गया है, व्हाट इज स्टिल नीडेड, किस चीज का ऑर्डर करना है, कौन सी, सही। उन सब चीजों पे आपकी बहुत गहरी नजर होनी चाहिए। रिव्यू परफॉर्मेंस यूजेज टू डेट, अब तक कितना माल इस्तेमाल हो गया है, उसके जनाब एक्सपेंडिचर्स को मॉनिटर करना। आइडेंटिफाई एंड डीलिंग विद रिसोर्स शॉर्टेजेस, जहां पे आपको शॉर्टेज या सरप्लस नजर आता है, उसको टाइमली मैनर में उसका डिसीजन देना। हम जरा सी भी किसी चीज से अटेंशन जब हमारी डाइवर्ट होती है, तो पता चलता है वहां पे ओवरलोड शुरू हो गया है, वहां पे हम्म। हम चीजों को कंट्रोल से बाहर होती जाती हैं। आप एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे इंश्योर करेंगे कहीं से भी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर ना जाएं। इंश्योर रिसोर्सेज यूज एंड रिलीज, मतलब आपने अगर कोई चीज ऐसी है, कोई मशीन है, बुलडोजर है, आपने एक पार्टी को दिया है कि भाई ये तुम काम कर लो, और फिर आप भूल गए और उन्होंने वापस भी नहीं किया, अगली पार्टी इंतजार कर रही है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन आपने करनी है कि वो रिसोर्स जब इस्तेमाल हो जाए तो उसको फौरी तौर पे रिलीज किया जाए। ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम रखें कि चीजें जो हैं वो कभी भी आपके इल्म से बाहर ना हो। इंफॉर्मिंग स्टेक होल्डर्स ऑफ इश्यूज विद रेलिवेंट रिसोर्सेज, अगर कोई रिसोर्स है, कोई आइटम है, वो क्वालिटी का ठीक नहीं आ रहा है, या काम है कोई ठीक नहीं हो रहा है, या जो इक्विपमेंट हम्म। आपने लगाया है वो सही काम नहीं कर रहा, तो इस पे नजर रखने का एक तरीका ये भी कि स्टेक होल्डर्स को बताएं कि जब भी जो ही आपको कभी कहीं कोई मसला आता है, मुझे फौरन से पेशतर बताएं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स दैट कैन क्रिएट चेंजेस इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब आप अगर लगते हैं कि यार मौसम खराब हो गया है, अब वो लोग कम इतने अवेलेबल नहीं हो सकते, या ईद आ गई है, छुट्टियों पे जा रहे हैं, इन सब फैक्टर्स को अपने जहन में रखें और इसके हिसाब से चीजों को रीप्लान करते रहें ऑन द गो। मैनेजिंग चेंजेस एज दे अकर, जैसे जैसे चीजें अकर करती जाती हैं उसके हिसाब से अपने प्लान को हम रिफ्रेश करते रहें, अमेंड हम्म। करते रहें। ये खास तौर पे प्रोडिक्टिव प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो चीजें पहले से प्लान हो जाती हैं। तो हम ये राइट। आमतौर पे समझते हैं कि बस जो प्लान में लिखा है वही करना है। भाई चीजें बदलेंगी भी, हालात वाकयात जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आपको पता चलेंगे कि चीजें वैसे हो नहीं रही जैसे आपने सोचा था। कॉन्ट्रैक्टर को इधर उधर हो गया है, कोई सामान जो है वो डिलीवरी में ज्यादा टाइम ले रहा है, बहुत से इश्यूज हो जाते हैं। तो उसके मुताबिक चीजों को ट्वीक करते रहें, चेंज रिक्वेस्ट की जरूरत है चेंज रिक्वेस्ट करें, और अल्टीमेटली हर चीजों को अपडेट रखें। खास तौर पे जो चेंजेस आपकी बेस लाइंस को डिस्टर्ब करती हैं, स्केड्यूल को, कॉस्ट को, या स्कोप को, उनके लिए तो बाकायदा परमिशन चाहिए होती है, चेंज रिक्वेस्ट करके उनका बाकायदा अप्रूवल लेना होता है। और जब तक वो अप्रूव नहीं होती, हम अपने उस चेंज को इंटीग्रेट नहीं कर सकते अपने प्लान के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रोडक्टिव में काम कर रहे हैं, हमें इस बात का भी ख्याल करना है। और यकीन कीजिए कि इसमें अगर कोई टाइम लगता है, कोई टाइम वेस्टेज होता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने अच्छी तरह से कैलकुलेट नहीं किया कि अप्रूवल में कितना टाइम लगता है आखिरी मोमेंट पे आके। और फिर जो अप्रूव करने वाले हैं वो अगर सही वक्त पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो उसका भी कोई तरीका बनाएं कि जी हम जब चेंज रिक्वेस्ट आपको करेंगे, तो यू शुड गेट बैक टू अस विद इन 24 आवर्स विद योर डिसीजन। हम्म। अगर आप डिसीजन नहीं देंगे तो फिर काम रुक जाएगा या कोई मसला हो जाएगा। तो फिर हमें इजाजत होनी चाहिए कि जो हमें बेहतर लगता है हम उस तरह से काम आगे बढ़ा लें। ये आपके ग्राउंड रूल्स होने चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बॉसेस के साथ कि जी अगर आपने वाकई मुझसे एफिशिएंटली काम कराना है, तो फिर इस इन रूल्स को फॉलो कीजिए। क्योंकि होता ही है कि आप तो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, लेकिन जो जो चीजें कहीं और से फैसला होकर आना होता है वो उसके ऊपर सो ही जाते हैं, दे डोंट बॉदर। हम्म। तो अल्टीमेटली आपकी वजह से नहीं, उनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है, और सारे का सारा इल्जाम आपके सर पे आता है कि आप प्रोजेक्ट वक्त पे कर नहीं सके। तो इन अ वे वो ठीक भी है कि आपको जागते रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ये तकिया करके ना बैठ जाएंगे जनाब, वो हुक्म देंगे तो आगे करेंगे, चलो मैं चाय पीता हूँ बैठ के। चाय नहीं पीनी, आपने जोर लगाना है, और अपने बॉसेस को भी पुश करते रहना है कि सर जी लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनको बताते रहें कि क्या क्यामत है जो टूटने वाली है, और उसकी बल्कि लिख के बताएं, ताकि अगर वो क्यामत टूट गई तो वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए भी तैयार हों। हम्म। बात समझ आ रही है ना आपको? राइट। अच्छा जी। यार ये पता नहीं कहाँ स्ट्रक हो गया है। ओके।
राइट। हैंडल चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट। अब आ जाता है जी कि जो आपने, एक तो मैंने आपसे ये बात की कि जो भी तब्दीलियां आती हैं उनको आपने इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के थ्रू गुजारना है, और जो भी चेंज रिक्वेस्ट है वो सब उसके हिसाब से होगी। अगर आप एजाइल में काम करें तो बैकलॉग रीप्रायोरिटाइजेशन होगी, जो कि एक आम अमल है, कॉमन अमल है एजाइल के अंदर। तो बैकलॉग में चीजें आती और जाती रहती हैं और हम उन्हें राइट। प्रायोरिटाइज करते रहते हैं, आइट्रेशन बाय आइट्रेशन करते रहते हैं। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट्स का ताल्लुक है, जो हमारी दूसरी पार्टीज के साथ चीजें हैं, उसमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स को एक नजर डालें, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स को देखें, और उसके मुताबिक जो बेहतर डीलिंग है वो अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ करें। उनके साथ एक डिस्प्यूट है, कोई चीज वो वक्त पर डिलीवर नहीं कर रहे, या उनको कोई चीज हमने प्रोवाइड करनी है, हम उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या कहीं हमारा कोई एग्रीमेंट में डिस्प्यूट आ गया है, तो उसको एमिकेबली रिजॉल्व करें। हम्म। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट के गाइडलाइंस के हवाले से आपको पता ही है, क्वालिटी को तो हमने बात की थी कि क्वालिटी को अश्योर भी करना है और कंट्रोल भी करना है। तो असेस क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट अप्रोचेस एंड एक्टिविटीज, मतलब ये प्रोसेस की क्वालिटी की बात है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना एहसन तरीके से कर रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट का ताल्लुक नहीं होता। प्रोडक्ट का ताल्लुक तो तब होता है जब प्रोडक्ट बन जाती है और हम फिर उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए बड़ा हाथी है वो ये है कि क्या हम काम सही कर रहे हैं, काम की क्वालिटी ठीक है, प्रोजेक्ट अप्रोच ठीक है, एक्टिविटीज सही तरह से परफॉर्म हो रही हैं, एक्टिविटीज की, प्रोसेसेस की, अप्रोच की क्वालिटी, वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करनी चाहिए, विच इज कॉल्ड दी क्वालिटी अश्योरेंस। जहां तक डिलीवरेबल का ताल्लुक है, तो फिर हर आइटम या पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो किसी भी जगह से फाइनल होके निकलता है, तो एवेल्युएट डिलीवरेबल क्वालिटी थ्रू इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। तो जो 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 चीजें प्रोसेस से मुतालिक है उनकी तो हम करेंगे अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस। और जो प्रोडक्ट या डिलीवरेबल से रिलेटेड चीजें जो फिजिकल चेक करने वाली हैं, वो होती हैं इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के थ्रू। अश्योरेंस कैसे होती है? थ्रू रिव्यूज एंड ऑडिट्स। क्वालिटी एश्योरेंस जो कि प्रोसेस रिलेटेड है, उसका हम रिव्यू करते हैं और उसके ऑडिट्स होते हैं। बाहर की पार्टी भी कोई आके ऑडिट कर सकती है, अंदरूनी पार्टी भी कर सकती है। लेकिन जो कंट्रोल का, जो डिलीवरेबल का ताल्लुक है, उसमें हम फिजिकल इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करते हैं, ताकि उस पार्ट ऑफ प्रोडक्ट को वैलिडेट, वेरीफाई किया जा सके क्या ये क्वालिटी के मुताबिक है या नहीं। राइट। एवेल्युएट क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। फिर हम वापस जब एक्टिविटीज के ऊपर आते हैं तो हम अश्योरेंस की बात कर रहे हैं, प्रोसेसेस जो है ये भी अश्योरेंस की बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको करने के लिए रिव्यू और ऑडिट करने पड़ते हैं। और जहां आती है बात आपके कंट्रोल की, तो वहां जब कोई चीज गड़बड़ हो जाती है तो वो एरर या डिफेक्ट बन जाती है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि कोई ऐसी चीज जिसमें कोई एरर हो या डिफेक्ट हो, वो हमारी इंस्पेक्शन और टेस्टिंग में पास ना हो सके, उसको हम रोक लें। देखें, आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी पढ़ा था हमने। जी। तो हमने कहा था कि अगर जो चीज निकल के कस्टमर के पास चलेगी, भले वो एक सिंगल आइटम है हजारों में से, लाखों में से, तो कस्टमर, तो जो जिसको भी वो बुरी चीज, खराब चीज मिलेगी, वो तो आपसे नाराज होगा। वो आपको वारंटीज हैं, लायबिलिटीज हैं, दूसरी तीसरी चीजें हैं, या आपको छोड़ जाएगा कि जहाँ मैंने नहीं इनसे आइंदा कोई चीज लेनी, इनका तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मतलब ये ज्यादा बड़ा हार्म है, बेशक एक ही आइटम क्यों ना हो। आपकी मार्केट या आपकी रेपो मार्केट में खराब होती है, लेकिन अगर चीज हम पकड़ लेते हैं तो कम से कम रेपो तो बच जाती है, लेकिन नुकसान नहीं बचता। नुकसान फिर भी होता राइट। है। मतलब जो गलत चीज बन गई है वो ठीक करनी पड़ेगी, या उसको थ्रो अवे करना पड़ेगा, बेकार हो गई है वो, तो वो नुकसान तो तब भी होता है। मगर एनीवेज, जो कस्टमर फेसिंग चीज है वो है कि कोई चीज उस तक पहुंचनी नहीं चाहिए जो खराब है। फिर जनाब, एवेल्युएट एंड मैनेज क्वालिटी। प्रिडिक्टिव में हम क्या क्या करते हैं? हम डिलीवरेबल को वेरीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। ये कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का पार्ट है, जो कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट और एश्योरेंस में कर रहे होते हैं। प्रोसेसेस की कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रही होती है, तो उनको मुसलसल देखते रहें कि क्या प्रोसेसेस जो हमने बनाई हुई हैं क्वालिटी के लिए, काम करने के लिए, वो सही हैं या उनको मजीद इम्प्रूव भी किया जा सकता है। वेरीफाई अलाइनमेंट विद द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। जो आपकी मेन क्वालिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पॉलिसी या जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं,
क्या आप उनके मुताबिक चल रहे हैं डीओडी के लिए। फीडबैक दें ऑन एनी आइडेंटिफाइड वेरिएंसेस, अगर कहीं कोई फर्क आ रहा है, कोई चीज सही मुताबिकत में नहीं जा रही, तो हमें उसमें देखना पड़ेगा यार ये फर्क क्यों आया, उसकी फीडबैक दें। आइडेंटिफाई पोटेंशियल अप्रोचेस टू क्योर डिफेक्ट्स, जो कंट्रोल की प्रॉब्लम्स हैं कि जो डिफेक्टिव आइटम्स बनना शुरू हो गए हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, और इस तरह की और जो दूसरी नॉन कंप्लायंसेस हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाता है। मतलब आपने पकड़ तो ली है गलती, अब इसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। एंड कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्स क्वालिटी रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस। एजाइल में जरा काम डिफरेंट होता है वहां पे, क्योंकि सारा कुछ अपफ्रंट प्लान नहीं हुआ तो टीम, कस्टमर एंड प्रोडक्ट ओनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड मीटिंग क्वालिटी गोल्स एंड मीट्रिक्स। मतलब ये मिलजुल के काम होता है, कस्टमर है, प्रोडक्ट ओनर है, हमारी टीम है, हम मिलजुल के ये बैठ के फैसला करते हैं कि क्या ऐड कर दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए। तो मतलब वो क्वालिटी वगैरह भी उसी का पार्ट बन जाती है। तो फीडबैक फ्रॉम आइट्रेशंस कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर क्वालिटी। अब ब्यूटी ऑफ दिस इज के हमें एज सच क्वालिटी होती तो अपेरेंटली नजर नहीं आती एजाइल के अंदर, लेकिन ये जो आपका रेट्रोस्पेक्टिव होता है ना, जो कि हर आइट्रेशन के बाद होता है, ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसमें हम देखते हैं क्या खोया क्या पाया इस आइट्रेशन के दौरान और इससे हमने क्या सीखा। तो बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस का भी यही मकसद है कि वो कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करता है प्रोसेसेस को, और ये जो हम आइट्रेशन चला रहे हैं और उसका रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं आखिर में, वो भी यही पर्पज सॉल्व कर रहा है कि हम एक तरह से रिव्यू कर रहे हैं अपने प्रोसेस को और हम उससे कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी को मॉनिटर करना और आसान और बेहतर हो जाता है। फिर जनाब मेजर परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी किस चीजों से आप करते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। तो उस सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक देखें चीजें उसके मुताबिक बन रही हैं कि नहीं बन रही। हम्म, Service level agreement goes beyond the product. It goes to the services we are going to be providing to the customer even after we have delivered. ये एक तरह का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आप उसको मेजर करने के लिए कोई केपीआई चाहिए होंगे, या अगर आप एजाइल में तो हो सकता है ओकेआर, जो मैंने आपसे बात की थी, ऑब्जेक्टिव्स की या रिजल्ट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल मेजर्स हो सकते हैं, क्योंकि जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हमारी दूसरी पार्टी के साथ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ा चुका हूं, आपको ऐसे तरीके के साथ राइट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करना है अपने कस्टमर के साथ, ताकि डीलिंग आसान हो सके। क्वालिटी के राइट। सारे मेथड्स और फ्रेमवर्क्स जो हैं वो, जो कि प्रिडिक्टिव में भी इस्तेमाल होते हैं, एजाइल में भी इस्तेमाल होते हैं। एजाइल में ज्यादा आसानी से इस्तेमाल होते हैं। यहाँ सिक्स सिग्मा, लीन सिक्स सिग्मा, ये वो जितने भी मेथड हैं, दे ऑल कैन बी एप्लीकेबल इन ईदर ऑफ द इन्वायरमेंट। बट एजाइल में मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा आसानी के साथ आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि थिंग्स आर प्रिटी सिंपल ड्यू टू ब्रेक डाउन इनटू आइटरेशंस। राइट। क्वालिटी का ऑडिट जो है ये किस काम के लिए होता है, वही बात जो मैंने आपको बताई थी। रिव्यू और ऑडिट किसके लिए होता है, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। और दो चीजें ना, एक क्वालिटी एश्योरेंस और एक क्वालिटी कंट्रोल, दोनों दोनों दे कम अंडर दी क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। तो राइट। क्वालिटी ऑडिट्स जो हैं, ये मैंने कहा था ऑडिट हो या इंस्पेक्शन हो, दे कुड बी कंडक्टेड बाय इंटरनल रिसोर्सेज, और हो सकता है कि बाहर से कोई पार्टी आती हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड हो सकता है आईएसओ ऑडिटर आया हुआ हो। तो वो जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करेगा तो आपका प्रोजेक्ट भी तो उसका पार्ट है, वो आपके प्रोजेक्ट में भी घुस आएगा और उसकी चीजों का भी ऑडिट करेगा। तो एक्सटर्नल पार्टी भी हो सकती है, बिल्कुल ही एक्सटर्नल आईएसओ वाले आए हुए हैं, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है और वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर भेजती है, जाके चेक करके आओ, इनकी प्रोसेस को चेक करके आओ। ऐसा भी हो सकता है। और आपका इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है, मतलब आपने खुद से अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई निजाम रखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट की मुख्तलिफ प्रोसेस को चेक करने का। तो क्वालिटी मैनेजमेंट पॉलिसी इज द बेस। तो उसके मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, यही चेक करेंगे ना सारे। कलेक्शन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर हम एनालिटिकल मेथड्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है और कैसे कैलकुलेट हुई हुई है, क्वालिटी प्रोसेस डिजाइंस क्या हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि लोग क्वालिटी वाले ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को समझते हैं, लेकिन आप भी अगर कभी इस्तेमाल करना चाहें तो ये कोई इतना अपहिल टास्क नहीं है। राइट। मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट कैन इजीली इन चीजों को थोड़ा ग्रेस्प कर सकता है आसानी के साथ, और इनको
इन टूल्स को इस्तेमाल करके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आपको पीएचडी होनी चाहिए क्वालिटी में, लेकिन क्वालिटी के बारे में आपको काफी इल्म होना भी चाहिए और इसे अप्लाई कर भी सकना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि बड़ा हाईली टेक्निकल हो गया है, तो आप अपना कोई एक्सपर्ट रख लें इस बात में। मतलब अगर प्रोडिक्टिव है तो आप उसमें क्वालिटी का कोई एक्सपर्ट रख लें, अगर एजाइल है तो आप अपना जो टीम मेंबर्स में से कोई एक बंदा जरूर हो आइट्रेशन के अंदर जो क्वालिटी को अच्छी तरह से समझता हो, क्योंकि उन्होंने तो आइट्रेशन लेवल के ऊपर ही क्वालिटी को देख लिया। कंट्रोल क्वालिटी के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के जो टूल्स हैं उसमें नेचुरली वही बातें हैं जो हम पहले भी करते आए हैं। डाटा गैदरिंग के टूल तकरीबन उसी तरह, जैसे आप जब रिक्वायरमेंट भी उठाते हैं तो डाटा गैदरिंग करते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज करते हैं रिस्क है डाटा गैदरिंग हो रही है, अब भी आप क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के लिए भी डाटा गैदरिंग करते हैं। उसकी वजह से चेक लिस्टें, चेक शीटें, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, क्वेश्चनियर्स, सर्वे वगैरह, इन टूल्स के जरिए आप डाटा लाते हैं, फिर उस डाटे को एनालाइज करते हैं जिसमें परफॉर्मेंस रिव्यूज बनते हैं या रूट कॉज एनालिसिस होता है, और फिर इस डाटे को मुख्तलिफ डायग्राम्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आप अपनी प्रेजेंटेशनों में भी दिखाते हैं, दीवारों पे चार्ट की सूरत में लगाते हैं। मिसाल के तौर पे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, कोई मसला है, इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर डायग्राम होता है टू एक्स वाई ग्राफ आपने अक्सर बनाया होगा, जिसकी दो साइड होती है, एक तरफ एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो उसके दरमियान आप देखते हैं कि दोनों वेरिएबल जो एक्स और वाई साइड पर हैं उनके दरमियान कोई रिश्ता बनता है या नहीं बनता। अगर बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं होगा तो वो रैंडम डॉट्स लग जाएंगे उस चार्ट के अंदर, कोई लाइन या कोई कर्व या कोई शेप नहीं बनेगी उससे, इसका मतलब है कोई राइट। रिश्ता नहीं है। इसलिए इसको हम आमतौर पर स्कैटर डायग्राम कहते हैं, मगर जब इसके अंदर कोई शेप बनती है तो वो रिलेशनशिप होती है उसकी। कंट्रोल चार्ट्स हैं, वो जैसे आपने रिस्क में भी बात की थी और बाकी जगहों पे, कई जगहों पे हम कंट्रोल चार्ट्स की बात करते हैं, क्वालिटी में भी बात करते हैं कि क्वालिटी क्वालिटी में कंट्रोल की लिमिट क्या है, मतलब कितनी हद तक चीजें एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी हदों से बाहर निकल जाएं तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएंगी। रिस्क में भी हमने इसी तरह की बात की थी और क्वालिटी में भी हम यही बात करते हैं, क्वालिटी में खास तौर पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि एक टेबल 3 फुट लंबा है और उसमें कितनी एरर या कितना वेरिएशन प्लस या माइनस साइड पे एक्सेप्टेबल है, दिस इज द कंट्रोल चार्ट। हम्म। फिर हिस्टोग्राम्स एंड परीटो डायग्राम आपने देखा था, उसका आपको पता है, ये अपवर्ड वर्टिकल बार्स होती हैं और आप इनको रिजल्ट शो करने के लिए दिखा सकते हैं, और इसी की रिफाइंड फॉर्म है परीटो चार्ट, जिसमें 80-20 रूल लगता है। आप उनको इन ऑर्डर कर देते हैं, जो जो बार सबसे पहले है उसको, सबसे बड़ी है उसको सबसे पहले लगा देते हैं, जो सेकंड नंबर की बार है तो दूसरे नंबर पे, और इस तरह 80-20 रूल अप्लाई हो जाता है। ये सब चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हुई। फिर जनाब क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसमें वो कहता है कि चेक शीटें जो आपने या चेक लिस्टें बनाई हैं उसके मुताबिक आप डाटा उठाएं। क्या हो क्या रहा है प्रैक्टिकली, फिजिकली क्या हो रहा है, जो चेक शीट के जरिए उसे उठाएं। प्लॉट डाटा ऑन हिस्टोग्राम, फिर उसके ऊपर परीटो चार्ट अप्लाई करें, 80-20 रूल लगाएं। यूज द कॉज इफेक्ट एनालिसिस, उसकी प्रॉब्लम की रूट काज तक पहुंचने की कोशिश करें, और उसके बाद परफॉर्म अ स्कैटर एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन। मतलब वो जो स्कैटर है एक्स वाई ग्राफ बना के आप ये देख सकते हैं कि यार ये इस चीज में और इस चीज में तो कोई रिश्ता बन ही नहीं रहा, या कोई रिश्ता बन रहा है। अगर रिश्ता बन रहा हो तो फैसला करना आसान हो जाता है कि आप इस पे क्या इकदाम किए जाएं। तो इस तरह हम अपने क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को डिजाइन कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपने ये सब काम पहले कभी नहीं किए तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये कोई बहुत अपहिल टास्क या कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको इसके लिए कोई पीएचडी बनना चाहिए। आप कर हम्म। सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, सिर्फ इन चीजों को जरा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आसान सा हम्म। काम है। ये है जी आपका जो वो जो फिश बोन या इशिकावा जिसे कहते हैं, और इसके अंदर हम कहते हैं यार ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी क्वालिटी में, तो इसकी क्या मुमकिन रीजंस हो सकती हैं। तो आप कहते हैं अच्छा कौन सी कैटेगरीज में से ये प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब है, गाड़ी खराब होने की क्या वजूहात हो सकती हैं। कोई इक्विपमेंट का फॉल्ट है, कोई गाड़ी चलाने की प्रोसेस का फॉल्ट है, चलाने वाले का प्रॉब्लम है, या मटेरियल जो इसमें लगा हुआ है उसकी प्रॉब्लम है, या जिस माहौल में मौसम और वो सब चीजें हैं उनकी वजह से कोई ज्यादा ठंड पड़ गई या ज्यादा गर्मी पड़ गई है।
गाड़ी इसलिए खराब हो रही है, या कोई इसको मैनेज करने का इशू है, मतलब मिसाल के तौर पर उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। तो आप पहले तो उस मेन कैटेगरी को आइडेंटिफाई करें जहां पे आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, फिर उसके अंदर फर्दर सब रीजन देखें। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस को जब आप चेक करते हैं, मतलब ये चार्ट आप खुद बना सकते हैं, अपनी रीजंस और कैटेगरीज भी खुद बना सकते हैं, उनकी सब ब्रांचेस भी खुद ही बना सकते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड चार्ट नहीं है कि हर जगह आपने यही वाला इस्तेमाल कर देना। ये सिर्फ हम्म, सैंपल है, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो अपनी हम्म, कैटेगरीज ढूंढे, कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज ढूंढे, फिर अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि असल प्रॉब्लम की जड़ जो है वो, फॉर एग्जांपल, ये वी आर स्टिल यूजिंग अ ओल्ड टेक्नोलॉजी इन इक्विपमेंट, इसकी वजह से हम्म, हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही। तो मे बी यू डिसाइड कि यार इक्विपमेंट चेंज करने की जरूरत है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेने की जरूरत है, या फॉर दैट मैटर पीपल में आप देखते हैं लोगों को लैक इन ट्रेनिंग है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये वजह है तो फिर अब इसको एड्रेस करें। तो मतलब बजाय इसके कि इन तमाम चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की जाए, हम रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करके उस चीज को एलिमिनेट करते हैं। रिजल्ट आपके सामने आ जाता है कि जनाब एकदम आपकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड राइज हो जाता है, एनहांस हो जाता है। तो इसको जनाब इशिकावा भी कहते हैं, इसको फिश बोन भी कहते हैं, और इसी डायग्राम को रूट कॉज एंड इफेक्ट या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। हम्म। और एक और चीज की जाती है इससे मिलती जुलती, उसको कहते हैं वाई, 5 वाइज। शायद जिक्र हुआ है पहले कि नहीं हुआ? वाई वाई की हुआ है। कि मतलब आप जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कहते हैं कि अच्छा क्यों, वो बंदा जी जी। बताता है कि जी ये असल में इस वजह से, फिर आप कहते हैं अच्छा वो क्यों। 5 दफा जब आप वाई 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 पूछते हैं एक बंदे से, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी रूट काज तक जा पहुंचते हैं। हम्म, इसका बड़ा क्लोज रिश्ता है इशिकावा के साथ, मगर ये जरा मैनुअल सा तरीका है। मिसाल के तौर पे आज आप लेट क्यों हुए, ठीक है जी, आप कहेंगे यार वो असल में रात को सोया लेट था। अब रात को लेट क्यों सोए, तो थिंग्स लाइक दैट। तो आप पीछे की तरफ जब उसको ट्रेस बैक करते हैं, 5 लेवल पीछे जाते हैं, तो अमूमन आपको रूट कॉज मिल जाती है। एनीवेज जी, आगे आ जाता है डाटा विजुअलाइजेशन, ये वो स्कैटर डायग्राम है। अगर आपने से के 2 पैरामीटर्स के दरमियान ये बनता है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, अगर उन 2 पैरामीटर्स में कोई रिश्ता नहीं होगा, तो आपके जो हम्म, डॉट्स होंगे कि जब एक्स की वाई 5 हो, तो क्वालिटी की क्या वैल्यू होगी। तो आप कहते हैं कि 5, जब एक्स 5 था तो ये इस जगह पे था, ये कोई 98 से अबव है, थोड़ी सी 98.5 है फर्ज कर लें। हम्म, तो आप ये देखते हैं, अच्छा अगर जब जब ये 10 था तो क्या है, 10 पे आप कहते हैं 98 है, आप कहते हैं यार तो कोई खास फर्क नहीं है। और फिर आप जब इसकी बहुत सी वेरिएशंस को देखते हैं, आप कहते हैं यार कोई पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम्म, जब पैटर्न ना बन रहा हो तो इसका मतलब है कि ये जो 2 पैरामीटर्स आपने उठाए हैं, देर इज नो रिलेशन अंडर अमॉन्ग देम। हम्म। अगर फर्ज करें कि एक स्ट्रेट लाइन सी बनना शुरू हो जाती है, तो मिसाल के तौर पे एक लाइन है जो, फर्ज करें जो आपकी लाइन है वो ऐसे बन जाती है स्ट्रेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे एक्स एक्सिस वाला आइटम बढ़ता है, तो वाई एक्सिस वाला आइटम भी बढ़ता है उसके प्रोपोर्शनेटली। सो एक्स जी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। बात समझ आई? हम्म, अगर ये ऐसे होता तो इसका क्या मतलब था कि जब एक्स घटता है तो वाई बढ़ता है। जी। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि दे आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली राइट। प्रोपोर्शनल। अगर ऐसे सीधी लाइन लगती है, इसका मतलब ये हुआ है कि जनाब y रिमेन्स कांस्टेंट while द x इंक्रीजेस। तो y की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ रहा, जब x बढ़ रहा है वो उतनी ही रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है, वो वैल्यू उतनी ही रहती है। और इसी तरीके से अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो, तो इसका मतलब है कि x रिमेन्स कांस्टेंट while y वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये चीजें आ जाती हैं, ये तो बड़ी स्ट्रेट स्ट्रेट सी बात है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और बारीकी में देखें, तो हमें और तरह की शक्लें भी मिलती हैं। मिसाल के तौर पर, यू मे कम अप विद अ कर्व
अ कर्व लाइक दिस और अ कर्व लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये भी रिलेशनशिप को करता है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिक्लाइन को शो करता है कि शुरू शुरू में तो वैल्यू कम बढ़ रही है। स्पेशली इसमें आप देखिए, शुरू शुरू में तो कोई खास कांस्टेंट लगता है, लेकिन फिर एकदम जब एक खास वैल्यू के बाद बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आता है और फिर ये जाके स्टेबल हो जाता है। और इसमें इस अपवर्ड ग्राफ में क्या हो रहा है कि वैल्यू तेजी से बढ़ रही है थोड़े से पीरियड के अंदर, और एक हम्म, अरसे के बाद फिर ऐसी होती है। तो यही वजह है कि वो जो हम एस कर्व बनाते हैं जो इस तरह का होता है, उसको भी हम ऐसे ही इंटरप्रेट करते हैं। बट एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि ये जो भी चीजें हैं, ये अगर कोई शेप बनती है, अगर कोई शेप बनती है तो वो रिलेशन शो करती है। अगर कोई शेप नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि आप गलत दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, इन दो पैरामीटर्स में कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि जो स्कैटर की शेप है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना रही, लेकिन अपेरेंटली हमें यह अंदाजा होता है कि स्कैटर की शक्ल में हमें कुछ शाइबा सा नजर आता है। मिसाल के तौर पर इस स्कैटर में जो कि आपके सामने है, इसमें मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली एवरेज एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है। हम्म, अब इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। लाजिम बात है कि एक्स की एक्चुअल वैल्यू है और वाई की एक्चुअल वैल्यू है, उससे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। अगर मैं किसी तरीके के साथ कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करूं कि ये जो स्कैटर बना हुआ है इसकी विड्थ को किसी तरह से रिड्यूस कर लूं, तो शायद मुझे लाइन बनती हुई नजर आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं ये एक्स जो था ना, उसको ऐसे करते हैं कि उसको लॉग ले लेते हैं। लॉग एक्स और वाई का प्रोपोर्शन देखते हैं तो आपको लगेगा कि वो एकदम या तो स्कैटर ज्यादा फैल गया या ज्यादा सिकुड़ गया। बहुत से तरीके हैं। आप 1/x का वाई से रिलेशन देख सकते हैं, लॉग नेचुरल लॉग ले सकते हैं एक साइड का, एंड सो ऑन। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बन जाती हैं, लेकिन रिलेशन बन सकते हैं। हम तमाम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप किस चीज में है। अपेरेंटली जब दो चीजों में कोई रिश्ता होता है तो वो वाजे तौर पे नजर आ जाता है। और अगर कोई तो, रिश्ता ना हो तो मुकम्मल कंप्लीट स्कैटर है। बट जस्ट टू बी श्योर, आप थोड़ी बहुत उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन देखते हैं, करके देखते हैं कि यार ये जो मुकम्मल स्कैटर है इसमें कोई सेंस प्रवेल होती हुई नजर आती है कि नहीं आती है। अगेन मैं वही बात कहूंगा कि शायद ये आप अपनी कॉमन प्रैक्टिसेस में तो ये काम नहीं करते होंगे, लेकिन ये चीजें लम्हाए फिक्रियां हैं और हमें इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। स्कैटर डायग्राम को स्टडी करना एक आर्ट है। फिर डाटा विजुअलाइजेशन है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, और ये असल में आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये दरमियान वाली लिमिट है। मैं यूं आपको बताऊंगा, ये असल में जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आई विल जस्ट ब्लॉक आउट ये जो चीजें इसने यहां लिखी हुई हैं, बिकॉज दैट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। आप समझिए कि आपकी जो डायमेंशन थी वो थी जनाब यहां से लेके यहां तक, ये आपकी डायमेंशन थी। राइट। और ये जो है ये आपकी वेरिएशन जिसके अंदर रिजल्ट्स कस्टमर को एक्सेप्टेबल है। हम्म, मतलब अगर वो रीडिंग इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर अंदर आ जाती है, ये मेरी टॉलरेंस लिमिट है। अगर इसके अंदर अंदर आ जाती है, मतलब फर्ज करें ये जो आइटम था ये था जी एक 150 मिलीमीटर, ठीक है जी। अब ये जो मेरी वेरिएशन की लिमिट है, इसको आप एज्यूम कर लीजिए कि ये है 0.003 से लेकर -0.003। अब इसका मतलब है 150 मिलीमीटर से 0.003 कम हो या ज्यादा हो तो वो इस रेंज के अंदर आता है, वो एक्सेप्टेबल रेंज है, राइट। अगर तो इसके अंदर अंदर मेरा डॉट अक्कर कर रहा है तो इट वी आर इन कंट्रोल रेंज। बट द प्रॉब्लम इज, राइट। जहां ये बात समझनी है कि ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इनको इस रेंज के अंदर, क्योंकि ये बड़ी बारीक सी रेंज है, इसके अंदर बहुत प्रिसीजन नहीं है। ये आपने अलाउ किया है कि ये थोड़ा बहक सकता है। विद इन दिस रेंज योर रिजल्ट्स विल स्टिल बी रैंडम। कभी ऊपर चला जाएगा पॉजिटिव साइड पे, कभी नीचे चला जाएगा,
तो दिस शुड हैपन। अगर आपको ये नजर आए कि सारे ही पॉइंट पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं, वे हैं तो विद इन रेंज, लेकिन सारे पॉजिटिव लाइन में आ रहे हैं या सारे नेगेटिव में आ रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि देयर इज गोइंग टू बी सम प्रॉब्लम वेरी सून। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूं कुछ पॉइंट्स, और आप ये देखिए, एक पॉइंट यहां प्लॉट हुआ, एक यहां हुआ, एक यहां हुआ, एक यहां हुआ, एक यहां हुआ। जब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम कंट्रोल से बाहर नहीं निकल जाएंगे, राइट। राइट। इसका फिर उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बना लिया। उन्होंने कहा कि अगर 7 पॉइंट कंकरेंटली पॉजिटिव साइड पे अक्कर कर दें, कंकरेंटली, या 7 पॉइंट नेगेटिव साइड पे कंकरेंटली अक्कर कर जाएं, तो इट इज अ सिग्नल फॉर अलार्म। आपको जाग जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। ठीक है जी। वो क्यों? इसका मतलब है कि एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं, एक पैटर्न तो बनना शुरू हो गया है। सारी वैल्यूज पॉजिटिव में क्यों जा रही है? क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब है हमारा स्केल एक्यूरेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमें इसको फिक्स करना होगा। आप इस प्रॉब्लम को समझ गए हैं, ये चीज जो मैं कह रहा हूं? जी जी, ये बात ठीक है जो आपने 7 चीजों का पॉइंट्स का बताया है। हाँ, इसको ये रूल ऑफ उसको सेवन प्रॉब्लम कहते को। हैं। जी। एनीवेज, अगर आपको बात समझ आ गई तो मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ इसको। बाकी डिटेल तो डिस्कशन आपको पता ही है, हम बहुत सारी कर लेते हैं, वो और भी जी। बात हो सकती है। लेकिन अगर आपको बात समझ आ गई तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। राइट। अच्छा जी, अब आ जाइए, ये परीटो को तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ये बात समझ आई हुई है कि नहीं आई? ये इसको एक 80-20 रूल। जी, 80/20 रूल। असल में ये हिस्टोग्राम ऐसा नहीं था। असल में जो हिस्टोग्राम बना होगा उसकी कोई शक्ल इस तरह की होगी। हाँ, उसकी शक्ल होगी कि फर्ज करें, मैं ये डिफरेंट कलर से बनाऊंगा ताकि आपको ये नजर आ जाए कि ये क्या हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। जो टर्म जी जी, हिस्टोग्राम है, जी जी। हिस्टोग्राम का मतलब ये है कि एक ही क्वालिटी के या एक ही रेंज की चीजों को ग्रुप एक जगह पे कर दिया जाए। एक्चुअली जो असल डायग्राम ये बना होगा ना, ये होगा कि एक वैल्यू जो है वो ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, फिर कोई छोटी है, कोई बड़ी है। मतलब आई मीन देर मस्ट बी कोई, ये हिस्टोग्राम का मतलब होता है कि उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ओके। अगर आप क्या करें कि आप इस हिस्टोग्राम को आप कहें कि ये सबसे बड़ा आइटम है, इसको उठा के इधर ले आओ। उसके बाद ये आइटम है, इसको दूसरे नंबर पे ले आओ। इसके बाद ये आइटम है, इसको तीसरे नंबर पे ले आओ। ये आइटम है, इसको राइट। चौथे नंबर पे ले आओ। इसको उसके बाद, और ये सबसे छोटा आइटम है, ये आखिर में चला जाएगा। हम्म। ऑर्डर कर दें हम हिस्टोग्राम, लेकिन एक हिस्टोग्राम किसी एक प्रॉब्लम को नहीं कर रहा, वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कर रहा है। कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे, लेस रोड ट्रैफिक की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, मोर ट्रीज इंप्रूव द लैंड। मुझे तो खैर उसमें पॉजिटिव चीजें नहीं है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये नंबर, इसके बार का साइज बड़ा इसलिए है कि वो इंसिडेंस सबसे ज्यादा नंबर है। ठीक है जी, हम ये कह रहे हैं कि वो ये 5 या 6 कैटेगरीज हैं, इनमें से जो इंसिडेंस सबसे ज्यादा होता है उसको सबसे पहले ले आओ, ऑर्डर में ले आओ। तो जब हिस्टोग्राम को ऑर्डर कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो परीटो बन जाता है। फिर इस पे परीटो लॉ लगाते हैं। हम कहते हैं कि अगर ये से के 10 हम्म। कैटेगरीज हैं, इनमें से अगर मैं 2 कैटेगरीज को एड्रेस कर लूं तो 80% ऑफ प्रॉब्लम्स विल ऑटोमेटिकली बी एड्रेस्ड। बिकॉज बाकी ये ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम तो इन दो में थी ना, बाकियों में तो कम कम थी। तो पहले मुझे इन्हें एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल वही बात है जो हम प्रायोरिटाइजेशन में करते हैं यूजर स्टोरीज के साथ। हम्म। तो ये हो गया जनाब आपका परीटो की कहानी। अब आप आगे चलिएगा।
इंश्योर क्वालिटी ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ये बेशक हम इस बात को पहले बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन क्वालिटी अपना एजाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब क्वालिटी इज क्लोजली लिंक टू द प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ वर्क, कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी ना, और हम्म। अदर डिजाइन डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन बुनियादी डॉक्यूमेंट्स को, उन बुनियादी रीजंस को मद्देनजर रखना होगा। अपडेट दीज क्राइटेरियाज एज एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन अकर, एजाइल में चूंकि चीजें बदल रही हैं, तो हमें उन बुनियादी स्टेटमेंट ऑफ वर्क को जहन में रखना है कि अगर कोई तब्दीली आ रही है तो उसमें भी आनी चाहिए। ठीक है जी, उसको अमेंड करना होगा, तभी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। अगर आपने उसको केयर ना किया और स्टेटमेंट ऑफ वर्क वही रही जो इनिशियल थी, और आप एजाइल पे काम कर रहे हैं, तो ये तो काम बहुत बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्क शुड रिप्रेजेंट वट एवर चेंजेस आर बीइंग इंडक्टेड इनटू द प्रोजेक्ट। फिर जनाब वेरीफाई कब होता है, ये क्वालिटी कंट्रोल का काम है। जब टीम सर अपना काम कर लेती है और चीजों को चेक कर लेती है, क्वालिटी मैट्रिक्स का मतलब है मेजरमेंट टूल्स फॉर क्वालिटी, और उनको विद इन द टॉलरेंस पाती है, तो उसे कहती है ओके डन, इट इज वेरीफाइड डिलीवरेबल। तो इसको प्रेजेंट किया जाता है फॉर एक्सेप्टेंस टू द कस्टमर, ताकि वो उसको वैलिडेट कर सके। अब दो तीन चीजें हैं, एक है वेरिफिकेशन, एक है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन का काम क्वालिटी कंट्रोल का है, वैलिडेशन का काम स्कोप वैलिडेशन का है, या यूं कह लीजिए अपना क्या कहते हैं उसको, वैलिडेट स्कोप, यस, वैलिडेट स्कोप का है। यहां पे सिर्फ क्वालिटी चेक होती है। मिसाल के तौर पे चार स्पेसिफिकेशंस थी, चार में से आपने कहा जी तीन की तो क्वालिटी ठीक है, चौथा अगर वो बनाया ही नहीं है तो मैं क्वालिटी कैसे चेक करूंगा? मैं तो उन्हीं चीजों की क्वालिटी चेक करूंगा ना जो बन के मेरे पास आएंगी। अब पांच राइट। फीचर थे, चार फीचर किए हैं, तो चार तो पास हो गए हैं। लेकिन ये चीज कौन बताएगा कि यार एक और फीचर भी था जो इसने बनाया ही नहीं है? तो वो क्वालिटी वाले का मसला नहीं है, वो स्कोप वाले का मसला है। स्कोप राइट। जब वैलिडेट करेगा वो कहेगा ओके, चार आइटम, चार चीजें तो ठीक हो गई, पांचवी कहाँ है? अगर वो पांचवी नहीं होगी तो ये चीज कस्टमर को वैलिडेट नहीं करके हम देंगे और उसको हैंडओवर नहीं की जा सकती, यूजर एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। कस्टमर कहेगा मैंने तो पांच फीचर मांगे थे, आपने चार दे दिए, बेशक वो बहुत आला है, लेकिन पांचवें के बगैर तो मैं नहीं लेता। तो ये दो अलग अलग काम है, वैलिडेशन का काम स्कोप का है, और वेरिफिकेशन या क्वालिटी कंट्रोल का काम क्यूसी का है। मेजर प्रोडक्ट्स एंड आउटपुट्स अगेंस्ट द प्रोजेक्ट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो आपकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी है, उसको मद्देनजर रखना है। ये आपकी मतलब वो डीओडी की रिक्वायरमेंट बन जाती है एक तरह से। हम्म। फिर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ आइट्रेशन एच के बारे में। हार्डनिंग एच होती है जब आप एक रिलीज के लिए सारी आइट्रेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आखिर में उन सब का डीओडी करते हैं। वो जो एक अलग से थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको हम आइट्रेशन एच कहते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि जब एक आइट्रेशन, जब एक रिलीज शुरू होती है, उसकी पहली आइट्रेशन में हम ओवरऑल प्लानिंग थोड़ी सी करते हैं चंद घंटों की, उसको हम आइट्रेशन जीरो कहते हैं। उसके बाद राइट। बीच में आपके स्प्रिंट्स या आइट्रेशंस होती हैं, उनका रिव्यू होता रहता है वन आफ्टर द अदर। गुड जी। ये वाली जो आइट्रेशन एच है, हाँ जी। ये एक स्टेटमेंट दोबारा बताए। जीरो का पता है, मतलब उसमें जो हमारी आइट्रेशन में हम उसे हाई लेवल पे डिस्कस कर रहे होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं। एच में फर्ज ये आपने कहा कि फर्ज करें ये आपका प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आपकी पहली रिलीज है, ये आपकी दूसरी रिलीज है, और ये आपकी तीसरी रिलीज है। टोटल तीन रिलीजेस हैं। हर रिलीज जो है मुख्तलिफ ड्यूरेशन की होगी। जो रिलीज वन है उसके अंदर आपने ये डिसाइड किया कि इसके अंदर जो हैं वो दो दो हफ्ते की आइट्रेशंस रखी जाएंगी। तो ये हैं जी आपकी आइट्रेशंस, पहली आइट्रेशन, दूसरी आइट्रेशन, और इस तरह करते करते इधर नंबर ऑफ आइट्रेशंस होंगी। ठीक है जी। राइट। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये तो हो गई से कि आठ आइट्रेशन थी,
सब आइटरेशन को शुरू करने से पेशतर इटरेशन जीरो। शुरू में आप एक छोटी सी आइटरेशन ऐड करें जिसका अपने नेचुरल आइटरेशन साइज से कोई ताल्लुक नहीं है। लेट अस कॉल इट द प्रिपरेटरी आइटरेशन। ये मेरी आइटरेशन जीरो है। और आखिर में एक छोटी सी आइटरेशन रखें, ये मेरी आइटरेशन एच। जीरो का मतलब है कि ओवरऑल प्लानिंग ऑफ रिलीज की कितनी आइटरेशंस होंगी और उसका हिसाब किताब क्या होगा। दिस कुड मे नॉट बी 2 वीक्स लॉन्ग, दिस कुड बी कपल ऑफ आवर्स लॉन्ग, 2 घंटे 3 घंटे या एक दिन। तो जो स्टार्टिंग आइटरेशन जीरो है वो छोटी सी होगी। सिमिलरली जो आखिरी आइटरेशन एच है वो भी छोटी सी होगी। उसको हम एज आइटरेशन कह तो रहे हैं लेकिन काउंट नहीं करते। इट इज नॉट इक्वल टू एनी अदर आइटरेशन। सारा कुछ हो गया है, आपने सिर्फ ये देखना है कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट सारी पूरी हुई है कि नहीं हुई है। जो होने वाली है उनको फटाफट आप कंप्लाई करें एंड देयर यू गो। इधर आप इसको इस जगह पर आप क्या करते हैं, इसको आप यहां पर रिलीज कर देते हैं। ये रिलीज हो गया, ये पहला रिलीज है, यहाँ पे दूसरा रिलीज है और यहाँ पे तीसरा रिलीज है। ये तो है एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। मगर अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे इस जगह पे रिलीज चाहिए, तो ऑल्दो यहाँ मुझे अभी रुकना पड़ेगा एक छोटी सी इन दो पहली आइटरेशंस की हार्डनिंग करके, मुझे जो डीओडी करके रिजल्ट देना पड़ेगा। तो आई कैन हम्म। गिव द आउटपुट टू द कस्टमर बट नॉट विदाउट डीओडी। तो आई कैन रिलीज दिस थिंग, बट के मुझे करना ये चाहिए था कि इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता। तो ये जो छोटी रिलीजेस हैं बीच में जो हो सकती हैं, यहाँ भी मुमकिन है हो जाए, एक यहाँ हो जाए, कोई एक यहाँ भी हो जाए। जब कस्टमर चाहता है हम उसको दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमें उसकी डीओडी करनी पड़ेगी। बट फॉर द होल रिलीज, iteration H is considered to be the last iteration which sums up the whole result of the complete iteration और उसको हार्डन करके डीओडी करके कस्टमर को चीजें हवाले करता है। डज इट मेक सेंस जी? जी बिल्कुल ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, फिर आ जाए एवेल्युएट एंड मैनेज रिस्क। मेरा ख्याल है रिस्क के हवाले से कोई बहुत ज्यादा चीजें यहाँ हमें नहीं करनी। हमने जो हम्म। बहुत सोच समझ का काम है वो पहले ही कर लिया था। अगर तो प्रोडिक्टिव प्रोजेक्ट है ना, तो लाजमी बात है कि रिस्क आइडेंटिफाई आपने कर लिए थे, लेकिन वहां पर भी हमने ये कहा था कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और रिस्पॉन्स प्लानिंग और सब कुछ। अब जो रिस्कों का बिहेवियर जा रहा है, मैं कहा हूं, मैं एग्जीक्यूशन से भी आगे हूं, मैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में बैठा हूं। मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। मैंने कहा, हमने कहा था ये रिस्क आने का इम्कान है, ये तो आया ही नहीं। हम्म। तो ऐसा रिस्क जो उस वक्त पे आया ही नहीं, उसको डाउनग्रेड करें, उसे खत्म करें। जो रिस्क आया और उसने कोई डैमेज किया उसको भी रिकॉर्ड में लाएं कि हमने एक्सपेक्ट किया था ये रिस्क आएगा तो इतना डैमेज करेगा, लेकिन इस रिस्क को हमने कुछ ट्रीटमेंट दिया जिसकी वजह से इसका असर कम हुआ और इसका जो टोटल हमारे ऊपर नुकसान आया है वो इतने का आया है। ये मेरी प्रोटेक्टिव के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि सिनेरियो आपका चेंज होता रहेगा, और जहां आप नजर रख के बैठे हैं और एवेल्युएशंस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि रिस्कों का स्टेटस क्या जा रहा है, इसमें आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करते रहते हैं। वो जो जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई थी, टॉर्नेडो डायग्राम और मोंटी कार्लो और सब सब कुछ, यहाँ आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं और देखते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं कि रिस्क का बिहेवियर कैसा जा रहा है। थिंग्स आर बिकमिंग मोर रिस्की, आर वी हैंडलिंग इट ऑल राइट। तो जो मेजर्स लेने हैं वो आप यहाँ ले सकते हैं। लेकिन एजाइल में राइट। तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एजाइल में तो मतलब आप सारे रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करते। तो इसमें क्या है कि हमें फैसिलिटी ये मिल गई कि वी आर वर्किंग इन स्मॉल आइटरेशन एंड देयर फोर वट एवर वी आर डूइंग वो अपेरेंट है, इजी है। मेरा मतलब है 2 हफ्ते के दौरान कितने के रिस्क आ जाएंगे, तो हमें उतना ही सोचना पड़ेगा ना 2 हफ्ते के लिए। हम पूरे प्रोजेक्ट का तो अपना सर पे बर्डन उठा के नहीं बैठे होंगे। तो हम ज्यादा आसानी के साथ इन रिस्क को हैंडल कर सकेंगे, कंसंट्रेट कर सकेंगे और आइडेंटिफाई करके प्रोसेस भी कर सकेंगे। और जो बड़े बड़े रिस्क हमें नजर आते हैं एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग बनते वक्त ही, कस्टमर के साथ बात करते वक्त ही कोई बात जहन में आती है, यार इसमें तो ये रिस्क भी है, उसको एट दैट लेवल एज अ यूजर स्टोरी
हम प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ यूजर स्टोरीज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं एज अ रिस्क, वो अगर प्रायोरिटी पे होगा तो आगे आ जाएगा। और मैंने आपको ये पहले बताया था कि जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं तो रिस्क को हायर प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज वी हैव लर्न टू फेल फास्ट। याद हम्म। है फेल फास्ट? जी। जी। कि हम ये चाहते हैं कि हम भागना नहीं चाहते मुश्किलात से, हम मुश्किलात को फेस करना चाहते हैं। कामयाबी नहीं भी मिलती तो कोई बात नहीं, वी आर रेडी टू ट्राई ट्राई अगेन। तो ये एजाइल हमें लेसन देता है फेल फास्ट। ऑल्दो ये तो खैर वो कहते हैं तिमोर लिंका की कहानी थी कि उसने ये बात कही थी कि ट्राई ट्राई अगेन। बट एनीवेज ये इस वक्त फेल फास्ट जो है, एजाइल ने अपना इसको ओनरशिप या ब्रांड दिया हुआ है। हम्म। फिर जनाब मॉनिटर जो है रिस्क को करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं प्रिडिक्टिव में, वो कहता है जी एनेबल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन करंट इंफॉर्मेशन अबाउट ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर। ये वही स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल और सिमुलेशंस का इस्तेमाल करके कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर स्टेटस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। याद रखिए, आपने जब रिस्क को प्रिडिक्टिव में आइडेंटिफाई किया और उसकी कोई प्रोबेबिलिटी और कोई इम्पैक्ट एज्यूम किया जिसकी बेस पे कैलकुलेशंस की, अ, वक्त के गुजरने के साथ वो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट जो है वो बदल भी सकता है। तो मुझे ये उसके ऊपर तकिया करके नहीं बैठना कि यार ये रिस्क था, इसकी 10% प्रोबेबिलिटी थी, 1 लाख का नुकसान था। क्या पता जिस कमरे में आग लगने का खदशा है, जब मैंने कैलकुलेट किया था उस वक्त 1 लाख का नुकसान था, अब उसमें हमने बहुत क्या कहते हैं कीमती सामान स्टोर कर दिया। हम्म। तो रिस्क तो बढ़ गया ना, इम्पैक्ट बढ़ गया। या उधर का वायरिंग सिस्टम खराब हो गया तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई आग लगने की। राइट। तो ये हमें रिवाइज करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली। और इसका मतलब है कि ये रिस्क जो है बड़ा डायनेमिक सा काम है। नए रिस्क भी होंगे इनके अलावा जो हमें पहले नजर नहीं आए थे, उनकी रीअसेसमेंट भी करंट रिस्क की करनी पड़ती रहेगी। क्लोज जो रिस्क गुजर चुके हैं और जिनका अब कोई असर नहीं होने वाला, मतलब आई मीन वो अक्कर ही नहीं किए, हमने आइडेंटिफाई तो किए थे, वो अक्कर ही नहीं किए, तो उनको क्लोज करें, खत्म करें कहानी उनकी। बिला वजह हमने उनको पाला हुआ है, अपने रिसोर्सेज उन पर खर्च कर रहे हैं, कोई बंदा उन पर नजर रख के बैठा हुआ है, वो भी तो रिसोर्स है ना, उसका वक्त जाया राइट। हो रहा है। तो जो रिस्क आउटडेट हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उनको निकाल के बाहर फेंकें, उनके ऊपर अब फोकस करने की जरूरत नहीं है। परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस। ये रिस्क का काम जो है ये रेगुलर है, इसमें हम कहीं भी सुस्ती नहीं दिखा सकते। और मैं तो ये कहूंगा अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, कोई मेगा प्रोजेक्ट टाइप की कोई चीज आप कर रहे हैं, तो आप बाकायदा एक प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजर हायर कर लें अपने नीचे। हम्म। ये ऐसे काम नहीं चलने वाला, आपको एक क्वालिटी मैनेजर भी चाहिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर हम्म। कई सब प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें आपको निजाम संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने नीचे स्केड्यूलिंग का एक्सपर्ट रखें, क्वालिटी का एक्सपर्ट रखें, यू कैन डू दैट। मगर आम प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारे काम प्रोजेक्ट मैनेजर अकेले ही करता है, विद अ लिटिल हम्म। बिट ऑफ सपोर्ट। विद अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट, जो कि आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट ऑफिस बना सकते हैं आप, 2-3 बंदे आप अपनी मदद के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं उस तरह हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव रिस्क इफेक्टिवनेस। आपको रिस्क मॉनिटरिंग के हवाले से ये कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि यार जो एजम्पशन हमने शुरू में ली थी क्या वो अब तक वैलिड है? कई हम्म। एजम्पशन साबित हो चुकी होंगी कि वो वैलिड हैं, या कई एजम्पशन साबित होंगी वो वैलिड नहीं है। हम्म। अगर साबित हो गई है तो बात खत्म करें ना, जो है हकीकत सामने आ गई है उसके हिसाब से उस रिस्क को निकाल के बाहर निकालें, बाहर फेंकें। बिला वजह हम उसको पाल क्यों रहे हैं? तो एजम्पशंस को ऐसे रीअसेस करते रहें। हैव रिस्क चेंज आर बीन रिटायर्ड? क्या रिस्क का स्टेटस बदला है, बढ़ा या घटा है, या वो खत्म ही हो गया है? तो उसके हिसाब से अपना रिस्क रजिस्टर को अपडेट करें। आर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बीइंग फॉलोड? हैव कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स बीन मॉडिफाइड? डू वी नीड अ रिस्क ऑडिट? ये सब चीजें जो हैं आप अपने मद्देनजर रखें। ये प्रिडिक्टिव के हवाले से बात की है मैंने। राइट। फिर अपने जो आपने पैसा मुख्तस किया हुआ है रिस्क को डील करने के लिए, जिसको हम रिजर्व कहते हैं या कॉन्टीजेंसी रिजर्व कहते हैं, उसका भी एनालिसिस कीजिए। एस्टेब्लिश द अमाउंट ऑफ कॉन्टीजेंसी एंड मैनेजमेंट रिजर्व नीडेड। शुरू में हमने किया था ना, मैनेजमेंट रिजर्व ऑन टॉप ऑफ द बीएसी था, और जो कॉन्टीजेंसीज थी वो एक्टिविटी लेवल पे भी थी
और वर्क पैकेज लेवल पे थी। तो और वो मतलब डिपेंड करता है कि आपके काम की नौइयत के हिसाब से कि आपने कितनी कॉन्टीजेंसी रखनी है। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 10% रख दो। ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी है कि एक स्टैटिक हम परसेंटेज रख लें। अच्छा जी, तो ये वो बात हो गई। फिर आ जाता है कंपेयर अमाउंट रिमेनिंग टू डिटरमिन इफ एडिक्वेट। ये जो हम वो कर रहे होते हैं ना, कॉस्ट का हिसाब किताब, कि भाई अब पैसे कितने बचे हैं बाकी काम करने के लिए और कितना हम्म। खर्चा लगेगा। अब कोई बड़े बड़े रिस्क तो नहीं आने वाले कि हमें और ज्यादा मुसीबत तो नहीं पड़ जाएगी, और डिलेस तो नहीं हो जाएंगे, वो कैलकुलेट करना। और मे बी कम्युनिकेटेड विद अ बर्न डाउन चार्ट। अगर एजाइल है तो हम बर्न डाउन चार्ट के जरिए असल में जो चीज शो कर रहे होते हैं वो बिहेवियर ऑफ रिस्क कर रहे होते हैं। हम्म। प्रोग्रेस तो हो ही रही होती है, नजर आ ही रही होती है, लेकिन उसमें बिहेवियर ऑफ रिस्क भी होता है कि यार बड़ी बड़े रिस्क हमने हैंडल कर लिए हैं, अब तो छोटे छोटे काम रह गए हैं, आराम से कर लेंगे। हम्म। रिस्क रजिस्टर आपको पता है उसको अपडेट करने की जरूरत है कॉन्टिन्यूसली। नए रिस्क उसमें ऐड होते रहेंगे, पुराने निकलते रहेंगे, तो उसको अपडेट रखने की जरूरत है। फिर जनाब आ जाती है कंप्लायंस एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कंप्लायंस आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और ये कौन सी कंप्लायंस है? ये कंप्लायंस वो है जो क्वालिटी की भी हो सकती है और चीजों की भी हो सकती है। मतलब एनीथिंग, एनवायरमेंटल कंप्लायंस हो सकती है, सेफ्टी सिक्योरिटी हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है। तो टेस्ट एंड वैलिडेट डिलीवरेबल्स कॉन्टिन्यूसली। एंड कब करेंगे आप? नॉर्मली या तो प्रोजेक्ट के या फेज के एंड के ऊपर। हम्म। और डीओडी की रिक्वायरमेंट होती है एजाइल के अंदर ना, तो वो ये सारी कंप्लायंसेस हैं, खाली क्वालिटी कंप्लायंस नहीं है। आइडेंटिफाई ऑथराइज स्टेक होल्डर्स टू अप्रूव, रेमिडिएट कंप्लायंस इश्यूज टू अवॉइड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द टाइमलाइन, कॉस्ट ओवररन, इंक्रीज रिस्क वगैरह वगैरह। कंप्लायंस साइन ऑफ करने का मतलब, या एक तरह से कह लीजिए डीओडी करने का मकसद, अर्ली वार्निंग ऑफ पोटेंशियल थ्रेट टू कंप्लायंस, एबिलिटी टू कैप्चर वेरिएंसेस एंड टेक एक्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कंप्लायंस के हवाले से राइट। कि कंप्लायंस कितनी जरूरी है और हमें उसे किस तरह ये कंप्लाई करने सर की जरूरत। जी एक जी। बार तो ये स्लाइड नंबर 75 पे जाइएगा, ये वाला। अगली स्लाइड इसे। एस्टेब्लिश द अमाउंट ऑफ कॉन्टिजेंसी। ठीक है। मैं एक वही ये टर्म था ना कि एक जो दो टर्म्स थी ना, कि कॉन्टिजेंसी रिजर्व था जो रिस्क को कम करने के लिए, और एक दूसरा था कि जब इश्यूज में कन्वर्ट होता है उसका नाम हमने क्या दिया था? कॉन्टीजेंसी प्लान। प्लान। ठीक है। प्लान। अच्छा जी, ये सारे काम करने के बाद उन्होंने कंप्लायंस वगैरह को देख लिया, तो फिर आप जो आपने शुरू में अपना विजन बनाया था और बिजनेस वैल्यू डिटरमिन की थी और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव और अलाइनमेंट रखी थी, जरा एक दफा आप वापस जाके चेक तो करें, क्या इस प्रोजेक्ट के चलने के दौरान कहानी वही जा रही है या आप मिस अलाइन हो चेंज गए? होगी। आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि एग्जामिन बिजनेस वैल्यू हम करते हैं, हम ये चेक करेंगे कनेक्ट वे ऑफ वर्किंग विद बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन हम्म। की तो बात हम बहुत सारी कर चुके हैं, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि आर वी ऑन द राइट ट्रैक, हम्म। टेलर वर्क प्रोसेसेस अप्रोचेस एंड टूल्स अलोंग विद लीडरशिप स्किल्स टू एग्जामिन एंड इंप्रूव वैल्यू डिलीवरी। ठीक है जी। हम्म। हाउ ऑफन एंड हाउ वेल डज योर प्रोजेक्ट टीम रियली फोकस एफर्ट्स ऑन एग्जामिनिंग द बिजनेस वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट? बस ये सोच लें एक दफा कि क्या हम उसके ट्रैक में जा रहे हैं। और वैसे तो हमने ये कहा था कि हम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट अपनी जो अलाइनमेंट है उसको चेक करते रहेंगे, उसे मेंटेन करते रहेंगे, मगर ये एक तरह का रिमाइंडर है। While you are working on SWOT analysis for a risk response, a team member asks you to show them how it's done. Which type of coaching is this? क्या कहेंगे आप? इनफॉर्मल। जी बिल्कुल, ये इनफॉर्मल है क्योंकि वो उसने आपसे मदद मांगी है, और वो प्राइवेटली भी आप कर सकते हैं। अगर तो ये आप सारे लोगों को बता रहे होते तो ये फॉर्मल होता, या कोई किसी मीटिंग का एजेंडा पॉइंट होता तो फॉर्मल होता। फिर जनाब इंस्टेंट नॉलेज चेक आ जाता है। अनदर टीम मेंबर आस्क यू इफ यू कुड लीड एन एस्टिमेटिंग मीटिंग, विच स्किल विल यू बी कोचिंग द टीम मेंबर? वो क्या करना चाह रहा है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। A team member asked if they could lead
एन एस्टिमेटिंग मीटिंग, अभी फैसिलिटेट अ मीटिंग। इसमें एस्टिमेटिंग मीटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है? लीड, गुड मीटिंग लीड। इंपॉर्टेंट है। मीटिंग या इंपॉर्टेंट है। मीटिंग, मैंने कहा मीटिंग कई किस्म की हो फैसिलिटी। सकती है। उसने कहा जी मैंने ठीक एक है। एस्टिमेटिंग मीटिंग करनी है। तो बी। एस्टिमेटिंग इज ऑल राइट, बट बुनियादी असूल तो मीटिंग के लगेंगे ना। जी जी, बी है। तो ये जनाब आ गया फैसिलिटेटिंग अ मीटिंग। Product owner is unsure about how to participate in an iteration review session. अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप जरा इसको देखिए, ये ज़हन में रखते हुए कि प्रोडक्ट ओनर आपका नौकर नहीं है। राइट। आप टीम लीड हैं या आप टीम मेंबर हैं। प्रोडक्ट ओनर इज अनश्योर अबाउट हाउ टू पार्टिसिपेट इन एन आइटरेटिव रिव्यू। रिव्यू में उसका बड़ा रोल होता है, याद रखिएगा क्या रोल है उसका, प्रोडक्ट ओनर का। ही इज द वन हु इज द वॉइस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पे ये चीजों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है, और आपके राइट। प्रोडक्ट ओनर को ये पता ही नहीं है कि रिव्यू कैसे करते हैं। अब जनाब आप क्या कर सकते अब चार्ली और डेल्टा तो निकल जाते हैं हैं? ओके। फ्रॉम द सेशन, और रिमूव द प्रोडक्ट ओनर फ्रॉम द सेशन, ये भी नहीं अप्रोप्रिएट लगता। बी मुझे लगता है कि आप ऑब्जर्व करें। यार वो की प्लेयर है, प्रोडक्ट ओनर ने फैसले देने हैं। उसको कहते हैं चुप करके बैठो। आप होते कौन है जो चुप करके बिठाने के लिए? एंड ऑब्जर्व, ठीक कह रहे हैं। तो फिर ये डी ऑप्शन, मतलब पॉइंट प्रोडक्ट ओनर टू अ वेबसाइट अबाउट आइट्रेशन रिव्यू, ये तो इररेलेवेंट है। ये बड़ी स्टूपिड बात है कि आप कहेंगे मैं नहीं बताता, जाके उधर देख लो वेबसाइट। राइट। ही तो इज योर कोच द बॉस प्रोडक्ट यार, मतलब खुद थोड़ी ओनर रिस्पेक्ट ऑन है। हाउ टू कंट्रीब्यूट इन द मीटिंग, तो आप मीटिंग से पहले उसे कोच करेंगे। देखिए बात ये है कि आप एज एजाइल कोच, एजाइल आप एज अ टीम लीड, आपका क्या रोल है? आपका रोल ही सर्वेंट वाला है। ठीक है हम्म। जी। और इसका एक सेकंड नेम होता है एजाइल कोच। You are coach not only for your team, but for the product ओके। owner, because you हम्म। know agile better than anyone. आप उस्ताद हैं। तो आप अपने बॉस को भी समझा सकते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को भी। बल्कि मैं ये समझता हूं कि यू एज अ टीम लीड और एजाइल कोच, यू कुड सर्व द होल ऑर्गेनाइजेशन। इवन टॉप मैनेजमेंट को जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि एजाइल ऐसे होता है, एजाइल माइंडसेट इस तरह होना चाहिए, फलानी चीज ऐसे होनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है एज अ टीम हम्म। लीड। अगर आप स्क्रम मास्टर की सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो इन एडिशन टू योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जिम्मेदारी बनती है आपकी कोचिंग। तो डी तो ऑप्शन इज डी, द करेक्ट। डी ऑप्शन। मैं यस। बी के ऊपर कन्विंस नहीं था सर, मैं हम्म। ऑनेस्टली बताऊंगा, क्वाइट एंड ऑब्जर्व। लेकिन मैंने एक्चुअली वो कोच को मैंने सिर्फ इस, चूंकि मैंने कोच को गलत कंसिडर कर लिया। आपने बिल्कुल क्लियर बताया कि कोच द प्रोडक्ट ओनर। मेरे ख्याल में कहीं हमने पीछे एक क्वेश्चन ऐसा किया था हम्म। जिसमें बोला था कि आप मीटिंग से पहले उसे कोच करेंगे, हम्म। या, लेकिन वो दैट वाज समथिंग लाइक इट अपीयर्ड इन अ वे। लेकिन हम्म। ये क्वाइट एंड ऑब्जर्व, आप प्रोडक्ट ओनर को या चैंपियन को, या हम वर्ड प्रोडक्ट ओनर ही कह रहे हैं उसे, ये तो नहीं कह सकते तू चुप चुप करके बह भाई। हाँ। ये नहीं होता। ठीक है। बिल्कुल सही है, चलो। बिल्कुल सही है। अच्छा जी। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंपनी वाज हायरिंग फॉर सर्टेन पोजीशंस। फॉर वन पोजीशन दे वर आस्किंग फॉर पीपल विद स्किल्स। अब ये गौर से देखिएगा क्या स्किल मांग रहे हैं। सच एज लीडरशिप होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसिंग, निगोशिएटिंग एंड सेवरल अदर। ये जरा गौर कीजिए, अपने जेहन में बिठाइए कि ये स्किल्स किस बात से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। This position would require the individual to lead efforts to satisfy specific objectives and complete them in a timely manner within budget constraint. इस बात को भी ज़हन में रखिए। What job position are they trying to fill and what type of skills were they looking for? पहली बात तो ये कि नौकरी किसके लिए हायर कर रहे हैं बंदा। और नंबर दो बात ये है कि इनको ये जो स्किल चाहिए ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इन अ टाइमली मैनर विद इन बजट कंस्ट्रेंट, तो फिर ये तो आपका, ये तो
प्रिडिक्टिव ही है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ हम्म। ये बिजनेस स्किल्स नहीं है, बिजनेस स्किल्स इंटर ये इसमें नहीं आती, और कम्युनिकेशन से ही आगे। मैं चार्ली को करता हूँ। चार्ली, बिल्कुल ठीक है जी आपका जवाब। तो चार्ली इज द बेस्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया करें तो आपको बिल्कुल सही जगह पे वो हिट करेगा। हम्म। यहां पे दो जवाब दुरुस्त हैं। हाउ कैन दिस जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड वर्चुअल टीम, मतलब आपकी टीम स्प्रेड आउट है, मुख्तलिफ जगहों पे है, बी इंगेज एंड मोटिवेटेड टू इनोवेट, और आप उनसे इनोवेशन और क्रिएटिविटी कराना चाह रहे हैं और उन्हें प्रोडक्टिव भी देखना चाह रहे हैं, एंड स्टे विद इन द स्केड्यूल, इन विच टू वेज कैन दे डू दिस? पहली बात तो, क्वेश्चन से आपको क्या लगता है ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है? प्रोडक्टिव है, एजाइल है, क्या है, हाइब्रिड है? तो मेरे हिसाब से ये जायल है। गुड। अब आप जवाब को देखिए, कौन सी दो ऑप्शन इसको सूट करती हैं? क्योंकि मैं खैर एजाइल एजाइल ठीक है ना, मतलब मुझे नहीं समझ लगी उसके ऊपर, एजाइल ठीक है ना मुझे हाँ, आपकी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा शायद अभी आप मुझे मौका दे रहे हैं कि ये एजाइल है कि प्रिडिक्टिव, तो एजाइल था। नहीं, ठीक है। तो मैं मतलब ये कि शॉप पे प्रोजेक्ट मैनेजर टू दिस टीम असाइन अ डेडिकेटेड, ये नहीं ठीक है। हम्म। रीलोकेट द स्पेशलिस्ट भी नहीं ठीक लगता। तो फिर ए और डी ही सही है, अल्फा और डेल्टा। वेरी गुड। Alpha and delta are the correct answers. How can the team ensure that their processes are optimal and they can deliver the final prototype on time? देयर प्रोसेसेस आर ऑप्टिमल। देयर प्रोसेसेस ऑप्टिमल प्रोसेसेस के लिए हम रेट्रोस्पेक्टिव्स का सहारा लेते हैं। हम्म। टाइम बॉक्स आइट्रेशन तो नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल, ठीक है ना। वो तो नेचुरल है ना, टाइम वर्क तो होता ही है। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो हमें कॉन्टेंसी इंप्रूव करने का मौका देता है। हम्म। द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये भी क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। वो क्या चाह रहा है कि वांट टू पायलट अ कैमरा ड्रोन टू सेंड रियल टाइम क्लोजअप्स ऑफ अ बिल्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द टीम टू ट्रबल शूट। ओनली 1 month रिमेन्स इन द टाइमलाइन। हाउ शुड द टीम रिस्पॉन्ड फर्स्ट? पहले क्या करना चाहिए उनको इन चार ऑप्शन में से? Schedule meeting Helens to discuss feasibility and add them to the backlog। नहीं, ये नहीं लगता। why this is asked। तो मतलब ये प्रेडिक्टिव लगता है, तो बैकलॉग की कहानी पहला तो नहीं निकल सकता, पहला तो इसमें नहीं होता, क्योंकि 1 month रिमेन्स हम्म। मतलब क्लोजअप फॉर बिल्डिंग टू रेस्ट इन द टीम, तो 1 month के हिसाब से तो बैकलॉग की बात नहीं आएगी। हम्म। तो आस्क हेलन हाउ टू प्रोसेस एसएमई रिक्वेस्ट। नहीं, मेरे ख्याल में फिर ये सी सी के ऊपर अगर आप सी लगा बनेगा। दें। पहली बात तो ये कि ये प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट है, जिसमें इसमें कहते हैं 1 महीना रह गया है, राइट? तो एजाइल तो हो नहीं सकता। तो ये प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट, प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट में ये ए नहीं ये सूट करता। हेलन से क्यों पूछ रहे हैं एसएमई रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं? आपको चेंज रिक्वेस्ट प्रोसीजर नहीं आता, हम्म। ठीक है ना, तो सही है। पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो चेंज रिक्वेस्ट प्रोसीजर में आप जाएंगे, फिगर आउट के उसमें जाने से पहले, चेंज रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने से पहले आप देखते ये हैं आपकी कि व्हाट तीनों, रिसोर्सेज, बजट एंड टाइम्स आर गोइंग टू बी नीडेड फॉर दैट। फिर तो चेंज तीनों रिक्वेस्ट जो टाइप, है, तीन स्कोप्स, तीनों स्कोप्स, रिसोर्स, टाइम, एग्जैक्टली, बजट एंड टाइम। हाँ। और ये आस्क व्हाई दिस इज नीडेड, दिस इज स्टूपिड, मतलब वो चेंज रिक्वेस्ट कोई भी कर सकता है ना। चेंज रिक्वेस्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी कर सकता है, कोई भी स्टेक होल्डर कर सकता है। तो आप क्यों उससे बहस कर रहे हैं कि नहीं जी मुझे कन्वेंस करें आपके क्यों नीडेड है? आप उसको प्रोसेस करें, अगर तो वाकई उस रिक्वेस्ट का असर स्कोप टाइम कॉस्ट वगैरह में पड़ता है तब तो ठीक है, आप चेंज रिक्वेस्ट कहेंगे हाँ बनती है। नहीं तो आप कहेंगे ये चेंज रिक्वेस्ट नहीं बनती है। मैंने मैंने वर्ड यूज किया स्कोप बेसलाइन का, तो लेकिन ये वो, लेकिन इसमें वो कॉस्ट नहीं है, सॉरी, रिसोर्स टाइम लिखा हुआ कॉस्ट। है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो व्हाट बात वही है, वो रिसोर्स। तीन बेसलाइनिंग की ही बात कर रहा है वो। राइट। तो ये हो गया जनाब, ये पोर्शन भी खत्म। मैनेज प्रोजेक्ट इश्यूज एंड इम्पेडिमेंट्स।
ये जनाब अली गालिबन ये हमारा आखिरी टॉपिक होना चाहिए। तो अभी हम अगर चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं। ले लें सर, ब्रेक ले लें। हाँ जी। तो लेट अस हैव अ ब्रेक फॉर 20 minutes। सी यू बैक इन 20 minutes। थैंक यू। ओके। राइट जी। तो मेरा मेरा ख्याल है हम कि हम कोशिश करें आज। सर कि अगर 30 से 40 मिनट में कुछ हो जाता है, हाँ हाँ, हो अगर हम जाएगा। कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वो बेटी को उसकी एक ओके फ्रेंड की ओके तरफ लेकर जाना है। ओके। तो मुझे इंस्ट्रक्शन आई है, मैंने कहा जी मैं कोशिश हाँ करता हाँ, हूँ नहीं नहीं, हो जाएगा हो जल्दी। जाएगा। हम विल ट्राई टू डू इट एज आपकी एज क्विकली। बहुत मेहरबानी है सर, ये कि ये कोर्स खत्म होता है तो एक आध सेशन जो है ना, हमें काउंसलिंग का भी दीजिएगा, आपके हाँ पास हाँ, क्यों बहुत नहीं, ज्यादा क्यों इल्म नहीं। है। तो जैसे भी। श्योर से श्योर। अच्छा सर, ये जो है ये गालिबन इस टॉपिक का, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, मैनेज प्रोजेक्ट इश्यूज एंड इम्पेडिमेंट्स। अब आपको पता ही है कि ये इश्यूज क्या हैं, कहाँ से आते हैं। अगर आप इसको एजाइल पर्सपेक्टिव में देखें तो वहां हम खास तौर पे इस लफ्ज इम्पेडिमेंट को, ऑब्स्टिकल्स को, ब्लॉकर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्स्टिकल रिमूवल इज द जॉब ऑफ द टीम लीड। या जो हर्डल्स हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ब्लॉकर्स हैं, जो इम्पेडिमेंट्स हैं, ये सब के सब जो हैं, ये जिम्मेदारियां हैं प्रोजेक्ट के टीम लीड की। अगर आप एजाइल प्रिडिक्टिव में बात करते हैं तो मैं मेरे हिसाब से ये तब भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर अमूमन वहां इस तरह काम नहीं करता प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट में। वो ये सारे मसाइल जो हैं वो टीम पे डंप कर देता है, बजाय इसके कि वो उनको फैसिलिटेट करे, उन्होंने काम करने दे। वो क्या करता है, अथॉरिटी तो अपने पास रखता है और मसले लोगों को दे देता है। होना ये चाहिए कि अथॉरिटी लोगों को दे दें, टीम को दे दें, और उनके मसले हल करें सर्वेंट लीडर के तौर पे। एनीवेज दिस स्पेसिफिक थिंग कैन बी यूज्ड इन बोथ द वेज। प्रिडिक्टिव में भी आप चाहें तो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो गालिबन ऐसे ही बिहेव करेगा एक सर्वेंट लीडर के तौर पे। लेकिन वहां मैंडेटरी नहीं है, वहां आप ऑटोक्रेटिक तरीके से भी काम कर सकते हैं। लेकिन एजाइल में तो ये बात मैंडेटरी है कि एट एज अ टीम लीड आपको ये सर्वेंट लीडर बनना ही पड़ेगा, और ये सब चीजें आपकी जिम्मेदारी में, इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, हर्डल, ब्लॉकर, प्रॉब्लम, सब कुछ आपने हल करना है और टीम ने सिर्फ काम करना है। अच्छा जी, इशू और इम्पेडिमेंट के हवाले से, इशू क्या होता है जी? इशू को तो आपको पता ही है, अभी हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी बात की थी कि जब कोई अनहोनी हो जाती है तो वो इशू बन जाता है। और वो जब कोई नेगेटिव चीज होती है, नेगेटिव रिस्क बिकम्स एन इशू। और आप बताइएगा, याद कीजिएगा, पॉजिटिव रिस्क बिकम्स अ, अपॉर्चुनिटी। नो, पॉजिटिव रिस्क इज ऑलरेडी एन अपॉर्चुनिटी, या बट व्हेन इट हैपेंस इट बिकम्स अ, नतीजा क्या निकलता है पॉजिटिव का? जब पॉजिटिव रिस्क हैपन होता है तो आप आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है। मैं बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट बनता है वो। तो जी जो जी जी। नेगेटिव रिस्क है वो जब अकर करता है तो इश्यू बनता है, और इशू। पॉजिटिव रिस्क जो है जब वो अकर करता है तो वो बेनिफिट बनता है। क्योंकि बेनिफिट राइट। तो बेनिफिट है, उसके ऊपर तो कोई इकदाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इशू एक मसला है। इशू को अगर ना टाइमली हल किया गया तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा। प्रॉब्लम को ना हल किया गया तो ये बिल्कुल ही नासूर बन जाएगा, मतलब वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। और शायद ये मैटर हम उसको रिजॉल्व कर भी ना सकें फिर, और फिर हमें एस्केलेट करना पड़े टू द नेक्स्ट हायर लेवल। तो याद रखिए कि एज सून एज जब कोई मसला, इशू, कोई चीज आती है, फौरी तौर पे उसको एड्रेस करने की जरूरत होती है। तो इशू इज अ कंडीशन और सिचुएशन दैट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। मतलब ये बात भी याद रखनी है, जैसे रिस्क के बारे में भी कहा था कि रिस्क वही चीज है जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो तो अनहोनी थी ना, हो सकता है हो सकता है ना हो। ये तो इशू है, ये तो हो चुका है। मगर ये भी क्यों इस हमने इशू कहा?
क्योंकि ये स्कोप को या टाइम को या कॉस्ट को इसने इम्पैक्ट कर दिया। रिस्क का तो नहीं कर सकता है, ये कर दिया। अच्छा, इम्पेडिमेंट क्या है? ये कोई हर्डल है, कोई ऑब्स्टेकल है दैट प्रिवेंट्स द टीम फ्रॉम अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। वो जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं उसके रास्ते में कुछ रोड़े अटके हुए हैं, और ये उसको रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हैं। तो इन इम्पेडिमेंट्स को रिमूव करना जरूरी है। बात सिर्फ इतनी सी है, कहने को तो आप कह सकते हैं कि टीम अपने रास्ते की हर्डल्स खुद रिमूव करे। तो बात यह है कि वो अगर करेगी तो उनका टाइम जाया होगा। वो जो जिस स्पीड से काम करते आ रहे हैं, अगर कोई पहले से ही वो बट्टे हटा दे तो इनकी स्पीड में कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि टीम की अथॉरिटी में ना हो उन पत्थरों को हटा के दाएं बाएं करना। तो टीम लीड जो है वो एज इन अ रोल ऑफ अ सर्वेंट लीडर, वो ये परफॉर्म करता है कि वो जहां जहां से परमिशन चाहिए उनसे लेता है और उन चीजों को इंतजाम करता है उनको रास्ते से हटाने का। प्रोडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर जो है प्रोडिक्टिव टीम्स के अंदर, हम इस इशू को इशू लॉक के तौर पे ट्रीट करते हैं, लेकिन एजाइल में हम इसको इम्पेडिमेंट लॉक कहते हैं। याद होगा आपको, रिस्क को हम प्रोडिक्टिव में क्या कहते हैं? रिस्क रजिस्टर। और एजाइल में राइट। रिस्क को क्या कहते हैं? रिस्क रिस्क लॉग। रिस्क लॉ कहते हैं। हाँ, इसका क्या है? प्रिडिक्टिव में हम इशू इशू लॉग कहते हैं जहां पे सारे इश्यूज लिखे जाते हैं या इम्पेडिमेंट्स लिखे जाते हैं, और एजाइल में हम उसे इम्पेडिमेंट लॉग कहते हैं। ठीक है जी। एक टास्क लिस्ट भी थी, वो तो वर्क पैकेजेस के लिए होती है ना, वो वर्क टस्क, पैकेजेस के लिए वो थी, तो बिल्कुल बुनियादी चीज है। डिफरेंट थी। हाँ। सो ये जो इम्पेडिमेंट। टर्मिनोलॉजीज हैं ये हम एजाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ये जो इम्पेडिमेंट लॉग है या रिस्क लॉग है, ये एजाइल की जुबान में। तो प्रोडिक्टिव की जुबान में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक है। रिस्क और इश्यूज के बारे में आपको पता है, रिस्क जब अक्कर हो जाता है तो इशू बन जाता है। तो रिस्क जो है वो हुआ नहीं हुआ है, होने का इम्कान है। फोकस इन द फ्यूचर, एक चीज जो कभी फ्यूचर में हो सकती है उसका इम्कान पाया जाता है। इसका असर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और तमाम ऐसे इम्कानात को रिस्क रजिस्टर में लिखा जाता है। और जो इनके जवाब बनाए जाते हैं, जो इनके हल हल बनाया जाता है, उसको रिस्क रिस्पॉन्स कहते हैं। ये तो कहानी होगी रिस्क के हवाले से। जब वो जी। अक्कर ही हो जाए, जब वो मतलब हैपन हो जाए, तो फिर इशू बन जाता है। और इशू का क्या है? इशू इज फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट। कुछ हो गया है, अब हम क्या करें? इट इज प्रेजेंट, इट इज नॉट फ्यूचर में नहीं सोच रहे। ये अभी अब हो गया है, अब क्या करें? अच्छा, ये जो हो गया है ये बुरा ही हो गया है, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता तो वो बेनिफिट होता, वो इशू तो ना होता ना। तो वो तो डिस्कस ही नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ नेगेटिव जो रिस्क था वो जब अक्कर हुआ तो वो इशू बना। तो यह हमेशा ये भी नेगेटिव ही होगा। और इनको डॉक्यूमेंट किया जाता है इशू लॉग में, जैसे उसको रजिस्टर में किया जाता था, इसको इशू लॉग में रजिस्टर किया किया जाता है। और इसका जो हल निकलता है, इसकी जो रिस्पॉन्स है, उसको हम वर्क अराउंड कहते हैं, या जिसको हम कॉन्टिजेंसी प्लान भी कहते हैं। और उसके जो रिजर्व होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिजेंसी रिजर्व। इसके जो चीजें हैं, इसका जवाब जो है, उसको हम कॉन्टिजेंसी प्लान। प्लान कहते हैं या वर्क अराउंड प्लान कहते अच्छा, वर्क अराउंड एक नया नाम हो गया। हैं। एक तीसरा भी है, उसको हम कहते हैं प्लान बी, अल्टरनेट प्लान। ऑल्टरनेट। वर्क अराउंड से कोई भी टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्क, रिस्क प्लान। अच्छा, अब मजे की बात यह है, अब रिस्क की भी बात वही बात है कि रिस्क भी किसी भी एरिया का हो सकता है ना, हमने पढ़ा था। कंप्लायंस का रिस्क भी हो सकता है, प्रोक्योरमेंट का रिस्क भी, किसी भी चीज का। इशू भी किसी भी एरिया का हो सकता है। इशू कोई नॉलेज एरिया नहीं है सच। इशू क्वालिटी में भी हो सकता है, रिस्क में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो दीज आर ऑल द knowledge areas and all the major happenings of the project are prone to issues। issues हर जगह आते हैं। तो ये जनरल कैटेगराइज किया उसका कि रिस्क का तो ताल्लुक डायरेक्टली इशू से, नेगेटिव रिस्क है वो तो इशू बना देगा। फिर स्केड्यूल के इश्यूज होंगे, कंट्रोल कॉस्ट के होंगे, स्कोप के होंगे, प्रोजेक्ट की वेरिएंस के इश्यूज होंगे कि जो एनालिसिस किया तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रोक्योरमेंट के इश्यूज होंगे, कम्युनिकेशन के, क्वालिटी के। एंड दीज आर नॉट ऑल द कैटेगरीज, देयर कुड बी मेनी मोर। तो इश्यूज कुड बी एनीवेयर।
तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये इशू कोई अलग डिसिप्लिन नहीं है, दिस इज समथिंग विच कैन हैपन टू यू फ्रॉम एनीवेयर। इशू रेजोल्यूशन का क्या तरीका होता है? एक तो हमने इशू लॉग बनाया, जैसे हम पहले भी वर्क रजिस्टर, क्या नाम था उसका, एक्टिविटी लिस्ट बनाते थे, या रिस्क रजिस्टर बनाते थे, या इशू का रजिस्टर बनाते, तो इसको हम कहते हैं कि यार इसको नाम तो लिख लो, लेकिन आगे कुछ कॉलम छोड़ दो उनकी हेडिंग देके, और बाद में जब जब डाटा अवेलेबल होगा हम फिल करते रहेंगे। तो इशू रेजोल्यूशन भी हम अगर चाहें तो एक ही डॉक्यूमेंट जो इशू लॉग है उसी के अंदर हम उसके कॉलम्स बना सकते हैं, और जैसे जैसे डाटा अवेलेबल होता जाए हम उसमें लिखते जाएं। मिसाल के तौर पे आपने इस इशू को नंबर दिया 25, उसने कहा जी कि इशू है जी ट्रकों की स्ट्राइक हो गई है। फाइन, ये इशू कब पता चला, कब ओपन हुआ? 15 जनवरी को। ओके, इसको रिजॉल्व कब तक करना है? 1 फरवरी तक। आमतौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो पढ़ी लिखी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो इश्यूज पालती नहीं है। इशू को मैक्सिमम 15 दिन का डिफॉल्ट टाइम दिया जाता है, इसमें वो रिजॉल्व हो ही जाना चाहिए। हम्म। तो उसने जब बताया ना कि आज ये इशू 15 जनवरी को रेज हुआ है, तो 1 फरवरी तक इसका जवाब आना चाहिए, इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। इसकी प्रायोरिटी राइट। क्या है? ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू है? ये हाई है जी। इसका जिम्मेदारी किसके सर पे है? ये एंग फैन जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारा शॉपे शॉपे लाइफस्टाइल सेंटर का, ये उसकी जाती जिम्मेदारी है। और इसकी कोई रिस्पांस उसने बताई है अभी तक कि नहीं बताई है? वो कहता है जी इट इज स्टिल टू बी डिटर्मिन्ड, अभी नहीं बताई। या आप कह सकते हैं वो इस पे काम कर रहा है, या उसने कहा है कि जी उसने ये हल बता दिया है। अच्छा जी, इस इशू का स्टेटस क्या है इस वक्त? आप कहते हैं कि ये ओपन है, ये क्लोज हो गया है, इसको पेंड कर दिया गया है, कोई भी स्टेटस हो सकता है, मगर इस वक्त ये इशू ओपन है। इसके बारे में आपके कोई कमेंट्स हैं अभी तक जो डाटा अवेलेबल है? आप कहते हैं टास्क आर ऑन द क्रिटिकल पाथ, ये इसलिए भी आई है कि टास्क जो हैं जिसको इफेक्ट हो रहे हैं, जो जो ट्रक की स्ट्राइक से जो टास्क इफेक्ट हो रहे हैं, वो क्रिटिकल पाथ पे हमारा प्रोजेक्ट सफर कर जाएगा। तो आप ये देखते हैं कि ये सिर्फ इशू लॉग ही नहीं है, बल्कि इशू रेजोल्यूशन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस तरह से बनाया जाए तो बहुत आला है। वैसे मुझे कोई इतराज नहीं है, आप सिर्फ एक इशू लॉग लिख दे कि जी इशू नंबर ये है और नाम ये है, दैट इज ऑल। दिस इज द मिनिमलिस्ट वर्जन ऑफ आ इशू लॉग। मगर इशू लॉग को अगर मैं थोड़ा अगर रिफाइन करूं, तो मुझे ये चीजें इस तरह से कोई फॉर्मेट बनाना चाहिए। ये अच्छा फॉर्मेट है। ये मैं कोई बात जो बार बार आपको कहता हूं कि मैं फॉर्मेट तो कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, ये तो एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो भले हो जाएं, या आप अपना फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, इससे भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो जरूर बनाएं। मगर ये चीजें करने की जरूरत है। हम लोग ये कुछ बनाते नहीं है, कागज के ऊपर उतारा करें चीज को, कंप्यूटर के ऊपर डाला करें चीज को, मतलब दिमाग में मत रखें। दिमाग बड़ी डाइसी चीज होती है, आज है कल नहीं है, चीजें भूल जाती हैं, कोई चीजें माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो ये अपनी इसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट ना किया करें कि सब कुछ मेरा दिमाग एक कंप्यूटर है, सब कुछ उसके अंदर महफूज है। ऐसा नहीं चलता। डिस्कवर एंड सॉल्व इम्पेडिमेंट्स यूजिंग स्क्रम। एजाइल में तो खैर उसका काम ही बेचारे का ये है, टीम लीड का, कि बैठ के इन्हीं को सॉल्व करता रहे, प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करता रहे और सॉल्व करता रहे, ये तो उसकी कहानी है। स्क्रम मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग अ रेजोल्यूशन विद कंसर्न पार्टीज। लाजमी बात है कि हो सकता है सारी चीजें उसके कंट्रोल में ना हो, उसे लोगों से, जो आउटसाइड पार्टीज हैं, जो जो लोग होल्ड करते हैं पावर, उन तक जाना पड़े, उनसे अप्रूवल लेना पड़े, उनसे उन मेक अरेंजमेंट्स करने पड़े। मतलब हम उसे कहते हैं ये भाई शायद तुम्हारा बिजनेस है, तुम जानो और तुम्हारा काम, हम तो काम कर रहे हैं। टीम मेंबर्स डू नॉट उसके साथ जाते नहीं है, वो अपना काम करते रहते हैं, और वो ये इंश्योर करता है कि उनके काम में कोई हर्डल ना आए। ये मसला जो आया है, मैं उनके उधर तक पहुंचने से पहले ही रिजॉल्व कर दूं, वो पत्थर जो उनकी राह का है उसको मैं हटा दूं उनके वहां पहुंचने पहले पहले। ये है जी मिशन आपके मिस्टर टीम लीड का। रिमूव इम्पेडिमेंट्स में जनाब आप ट्रैक्स को, बकायदा इम्पेडिमेंट को कहीं लिखते हैं, उनको ट्रैक पे रखते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं कि यार कौन सा प्रोडक्ट बैकलॉग है, उसको रिप्रायोरिटाइज करते हैं कि यार ये इम्पेडिमेंट आ गया है तो कौन सी चीज ऊपर चली जाए, कौन सी नीचे चली जाए। यूज डेली स्टैंड अप मीटिंग। और स्टैंड अप मीटिंग एक जरिया है जहां सारी टीम आके खड़ी होती है और वो प्रोजेक्ट मैनेजर को बताती है। असल में मकसद इसका वही है, अपने मसाइल बताती है।
हमारे इम्पेडिमेंट्स क्या हैं। लेकिन लाजमी बात है कि उसमें एजेंडा पॉइंट होता है, आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूंगा, एंड मेरे ये मसाइल हैं। तो इस तरह से ये स्टैंड अप मीटिंग भी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरी जो चौथी चीज है वो है सर्वेंट लीडर का रोल। जो आपका टीम लीड है वो सर्वेंट लीडर है, वो खादिम है, वो आपके मसाइल हल करेगा, वो आपके राह के रोड़े हटाएगा, वो ये उसकी जिम्मेदारी है। फिर जनाब ये कुछ क्वेश्चन हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ ब्लॉकर। ब्लॉकर वही जो इम्पेडिमेंट होता है, या जो क्या एग्जांपल है जनाब अली। टीम कैन नॉट डिसाइड व्हेन टू स्केड्यूल द नेक्स्ट आइट्रेशन रिव्यू। Demonstration is not ready for the iteration review. Clearance from another team to use content from the demonstration won't be ready within the current iteration. Demonstration fails in front of the product owner during the iteration review. क्या चीज जनाब इसमें ब्लॉकर कौन सा सी। है? कौन सा जी? चार्ली। चार्ली। बिल्कुल सही कहा आपने। दिस इज अपेरेंटली जो रास्ते का पत्थर है, इसको हटा दिया जाए, इसने ब्लॉक किया हुआ है हमारा रास्ता, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। Which conflict management approach is best suited for a situation where both parties refuse to give in on their position? दोनों पार्टी जो है वो नहीं मानती। हमने ये पढ़ा था। हम्म। और फोर्स रिडायरेक्ट विथड्रॉ एंड अवॉइड accommodate स्मूथ compromise एंड reconcile। अल्फा और बीटा में से कोई एक होगा। नहीं, दोनों पार्टीज नहीं अ, मान रही ना, ना तो कंप्रोमाइज हो रहा है ना अकोमोडेट हो रहा है। अच्छा। रिफ्यूज, बोथ पार्टीज रिफ्यूज, मतलब मसला हल ही ना हो पाए। वो कौन सा तरीका है? फोर्स एंड डायरेक्ट। वही, उसमें तो एक पार्टी ताकतवर है, वो तो करा लेगी अपना काम डंडा दे के। विथड्रॉ एंड अवॉइड फिर चलता है, ठीक है, सी। तो अच्छा एक compromise मिनट, एंड। जरा क्वेश्चन को एक दो बार फिर पढ़ लेते हैं, कहाँ गलती की है। विच कन्वीनियंट अप्रोच इज बेस्ट सुटेड फॉर अ सिचुएशन। ओके ओके ओके। आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट के दोनों तैयार ही नहीं है तो हम क्या करें। तो हमने कहा जी नहीं वो असल में जो करंट स्टेटस है उनका वो विड्रॉल अवॉइडेंस वाला है। लेकिन ये बात थी कि उसने कहा कि उसने सवाल में द बेस्ट सूटेड फॉर अ सिचुएशन, मैं ये बेस्ट सूटेड का वर्ड स्किप कर गया था। तो हद हल की जब बात हो रही है तो कंप्रोमाइज और रिकंसाइल बेस्ट टेक्निक होती है। मेरे पास ये मैं अकोमोडेट एंड स्मूथ भी तकरीबन वैसे आ रहे थे, लेकिन खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अकोमोडेट सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, लेकिन बेहतरीन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस इज द कंप्रोमाइज। तो मतलब ये है कि वो यस, दिस इज द आंसर। आई एम सॉरी फॉर नहीं नहीं सर, कैसी रिकग्नाइजिंग। बात है, सॉरी कैसे करते हैं आप, हो ना जाता है जाती करें। क्वेश्चन में, पढ़ने में गलती कोई हो बात जाती नहीं। नहीं सर। है। वट इज नॉट ट्रू एक्सेप्ट। अबाउट कंफ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बेस्ट सुटेड आंसर कौन सा डेल्टा। है? कंफ्लिक्ट इज टू बी एड्रेस्ड ओनली व्हेन इट डिसरप्ट्स द प्रोजेक्ट। देखिए, आर यू श्योर? एक मतलब ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इन द प्रोजेक्ट्स तो थ्रू आउट द चलते जाते हैं, अब उसको आप पोअरली में तो नहीं लेके आ सकते कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो आप इसको पोअरली, टू मच कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट पोअरली ऑन द टीम, टू मच देखें, ये कॉन्फ्लिक्ट ये ऐसी ऐसी ही बात है जैसे हम कहते हैं कि तब्दीली बीटा तो कर होगी, लें। तब्दीली तो होगी, जी। चेंज इज इमिनेंट। इसी तरह कन्फ्लिक्ट होगा, जहां दो बंदे इनवाइटेबल। बैठेंगे उनमें कन्फ्लिक्ट तो होगा। तो सर भले वो चार्ली है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अलग बात है। लेकिन थोड़ी गुफ्तगू तो तभी होगी ना जब कन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट इज इन इनएविटेबल, इनएविटेबल। दिस इज द बेस्ट इनएविटेबल। आंसर। राइट। बाकी चीजें भी ट्रू हो सकती हैं, लेकिन हम इस मतलब वक्त बेस्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं। राइट। करेक्ट। फिर है जी, प्रोडक्ट ओनर इज अनअवेलेबल टू डिसाइड अबाउट आ प्रोडक्ट फीचर, व्हाट इज दिस कंसिडर्ड। वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये क्या करें फिर, व्हाट इज दिस कंसिडर्ड। इसको वर्क रिक्वेस्ट कहते हैं, इम्पेडिमेंट कहते हैं, बैकलॉग रिफाइनमेंट कहते हैं, या प्रायोरिटी कहते हैं। इस सिचुएशन को क्या नाम देंगे आप? ये ब्लॉक इम्पेडिमेंट में ले जाए। इम्पेडिमेंट में जाएगा, बिल्कुल सही है।
ओके जी। अच्छा, अगर आप चाहें तो हम यहाँ क्लोज डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी हैं कोई 20 से कोई 18-17 स्लाइडें हैं। ये लास्ट है ना? ये मैनेज प्रोजेक्ट चेंजेस। पांचवें चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। आई थॉट के पिछला वाला आखिरी, लेकिन ये आखिरी है। तो इसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर है कि एक दो चैप्टर और चैप्टर है, है? उसकी 30 स्लाइडें हैं, 30-35 के करीब बस। तो मतलब मतलब तीस भाई आई पैंतीस मीन वो और 10-15 ये। तो मतलब ये प्रॉब्ली हम कल भी कर सकते कल हैं। कल कर लेते हैं। हम्म, आप की मेहरबानी, क्योंकि मेरे पास है, ठीक है, 10-10 मिनट हैं, लेकिन ये कि हाँ। उसमें फिर भागम भाग चलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, भागे ना जैसे आप आप। कहते तसल्ली के साथ काम कर लें। और ये अब खत्म हो गया आपका कोर्स तकरीबन। नो वरीज। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वी विल कंक्लूड इट। हैं। अच्छा। और अगर आप उसके बाद भी एक आध क्लास लेना चाहें, कोई मतलब जैसे आपने कहा काउंसलिंग के लिए, गपशप के लिए, तो आई एम अवेलेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अ, मेरे पास, अच्छा, मैं ये बता दूं कि जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, जी जी। मैंने वो सारे गो थ्रू किए। अच्छा। और जो आपने जो 1-to-1 सेंड किए, वो 1-to-1 कह रहा हूँ, जो आपने पिक्चर्स वाले सेंड किए थे ना, जी जी जी। अ, वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मैं, प्रॉब्लम मेरे पास ये आ गया वो लेने के बाद, कि हम्म। मैं एक को खोलता हूँ तो उसमें सोच में पड़ जाता हूँ, अच्छा ये भी सर ने कहा हाँ। था, ये भी क्या था, अच्छा ये भी। मैं वो एक से दूसरे पे पलटते हुए जो है ना, मेरे पास वो, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। हम्म जहां तक रह गया दूसरा, जो है जिसमें तमाम स्टैंडर्ड्स हैं, हम्म। मैं उसमें से पहले ये कर सकता हूँ कि यार जो हमारे रेलेवेंट चीजें हैं, वो पहले आप हों। रेलेवेंट जो है वो, उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ। बाकी मुझसे ये है पूछ कि लिया करें कि अब मैं कौन, या मैंने पढ़ लिया, अब कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ूं। क्योंकि वो तो बहुत करेक्ट, सारे हैं ना, वो तो बेइंतहा है। राइट, तो मतलब मैं करेक्ट। आपको आपको बताऊं, WBS कर लो, अर्न वैल्यू कर लो, मतलब दैट विल ऐड टू योर हाँ। नॉलेज, आपकी जाती मैं उसके बेनिफिट के लिए। मैं आप एग्जैक्टली exactly, मेरी बात करने का मकसद ये था कि अब वो चीज़ जो कि हमने कोर्स में सब चीज़ें तो पढ़ ली, लेकिन वो जो चीज़ जिसको मुझे अभी, लेट से, जो PGMP के लिए मुझे जो जो आइटम्स हैं उसको रिवाइज करना वाला है ना जहन में उसके, कि हाँ। हाँ इसको आपने गो थ्रू कर लेना है, कुछ ऐसा था कि वो मुझे। वो नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। पीजीएमपी पीजीएमपी वाले स्टैंडर्ड, प्रोग्राम मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड के ऊपर ही आएगा। तो नहीं उसमें बाकी मैं चीजें आपके इतनी ज्यादा इस्तेमाल की नहीं है। नहीं आपका मैं फ्लो बना हुआ है। अगर आप अभी पीजीएमपी शुरू कर देंगे तो यही फ्लो ऊपर को चल पड़ेगा। मतलब देखे ना, नहीं, मैं हमने प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो को डिस्कस किया हुआ है, स्ट्रेटजी को डिस्कस किया हुआ है, बिजनेस एक्विपमेंट को डिस्कस किया। अब आगे क्या है वो कहानी है। तो हम वो कंटिन्यूटी में आगे निकल जाएंगे, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रोग्राम मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड, उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। जी, वो मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको तीसरी मरतबा बता रहा हूँ कि तकरीबन सारे के सारी चीज़ें, ये जो आपकी पावर स्किल्स वाली चीज़ें हैं, हम्म। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि जिसमें मुझे लंबा थॉट प्रोसेस लेके जाना पड़ रहा था। जो जो बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सारे टेक्निकल सब चीज़ें, मतलब ठीक है, आप हाईलाइट देते हैं तो मैं उसको फौरन पिकअप कर लेता हूँ, बाद का जहन में चीज़ नहीं होती, क्योंकि, लेकिन एनी हाउ, जो जो रिस्क का एक पार्ट था ना, जिसमें हमने वो एक उसकी टेक्निक की थी, जो रिस्क में आपने वो ग्राफ का और पूरा जी जी किया जी। था, हम्म। वो पता नहीं, शायद आपके सामने आंखें मेरी बंद हो रही होंगी कि नहीं हो रही होंगी, हाँ हाँ। बस वो एक पार्ट है जो मुझे देख। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता चल जाता है ना कौन सा एरिया आपका वीक है। रिस्क जी जी। मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है वहां पर। अगर आप राइट। रिस्क में इंटरेस्टेड हैं, उसमें मतलब लाजमी बात है, उसमें वो चीजें हैं जो ज्यादा तफसील में किताब में दी हुई हैं, और किताबों में दी हुई हैं। मतलब स्टैंडर्ड तो चले बुनियादी चीज है ना। यू मे हैव टू रेफर टू अदर बुक्स ऑल्सो। बट फॉर द टाइम बीइंग आई वुड से कि अगर आप रिस्क के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो स्टैंडर्ड है रिस्क मैनेजमेंट का, उसको उठा लें। और वो लेटेस्ट जो है, वो उसका वर्जन वो है, द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दैट कवर्स ऑल। वो खाली प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। एक और भी पुराना स्टैंडर्ड था, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। वो भी ओके है, लेकिन दरअसल वो पुराना है। ये जो नया वाला है ना, दिस इज ऑल एनकम्पसिंग, वो प्रोजेक्ट से लेके मैं पोर्टफोलियो तक सारे टाइप के रिस्क को देख बात करता है। मैं वो रिस्क वाली जो है ना, एक स्पेसिफिक, मुझे आपने जो रिस्क पढ़ाया बिल्कुल समझ लगा। मैं वो कह रहा हूँ कि हम्म। उसमें जो एक एक टेक्निक थी, ठीक जी है हाँ ना, जी हाँ। रिस्क इवेल्युएट करने की, वो जो उसमें आपने पूरा इन डिटेल करके एक बताया था, तो उसमें मैं थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्कनेक्ट हो गया था, बट एनी हाउ,
कोई बात नहीं। कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्वेश्चन के आंसर, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ही चंद्रा है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर से थोड़ा बहुत ये जरूर आता है कि यार आपको थोड़ा फोकस करके आप अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाते हैं। हम्म। ठीक है। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही है सर, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम जी, ये मोस्ट वेलकम, टेक केयर। बहुत इंशाल्लाह मेहरबानी। मिलते हैं कल इसी टाइम पे मिलेंगे ना हम। जी 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 सर, मैं दुआ कीजिए